बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूजर मुअज़्ज़म। आपको गुड मॉर्निंग सीमल, आपको गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं दिन आपका खैरियत से गुजरे। इसके साथ साथ जी गुड मॉर्निंग कहते हुए दिल बड़ा बुझा है, इसलिए क्योंकि इतनी अफसोसनाक खबरें आ रही हैं मुसलसल, और ये ऐसे है कि कोई गुड न्यूज़ नहीं है। क्राइम के हवाले से बहुत ज़्यादा दर्दनाक वाक़यात हो रहे हैं रूटीन में। कल जो फैसलाबाद में सिविल हुआ कि 12 साल बच्ची के साथ घर में घुसकर एक शख्स ने ज़्यादती की, उसका माजूर बाप वहीं पर मौजूद था। ऑल्दो के उस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सवाल ये हो रहा है कि कब सजाएं मिलेंगी सख्त ताकि ऐसा ना हो। और आप देखें हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है कि बच्ची की चीखों पुकार सुनकर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया और वो मुलजिम असलहा लहलहाते हुए वहां से फरार हो गया और उसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। लेकिन बात सिर्फ इतनी है अबूजर कि कैसे ये हर रोज क्राइम बढ़ता जा रहा है, इस तरह के इंसिडेंट सामने आ रहे हैं, वो चाहे हरासमेंट के हों, वो ज्यादती के हों, वो ऑनर किलिंग के हों, वो खवातीन को उनके हकूक ना देने के हवाले से हो। क्या वाकई हम इस सोसाइटी में रह रहे हैं जहां पर खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ अब मुमकिन नहीं रहा? क्या हम इतने सिक हो चुके हैं कि हम सोचते ही नहीं है कि असल में हम क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए एक तरीका है ना, आपने मुलजिम गिरफ्तार कर लिया, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर होगी, लोगों का जो गुस्सा है वो कम हो गया। आपने गुजरांवाला में मुलजिम गिरफ्तार कर लिया, लाहौर के मुलजिम गिरफ्तार कर लिए, आपने कराची से मुलजिम गिरफ्तार कर लिए, फैसलाबाद का मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। लेकिन बात लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है। गिरफ्तार करने के बाद जो ट्रायल है, जो सख्त सजाएं हैं, जो यहाँ पर कहा जाता है, लोगों की डिमांड है, आप सोशल मीडिया पर देखें, लोग कह रहे हैं कि इनको सख्त से सख्त सजा मिले, कोई भी सख्त से सख्त सजा हो, लेकिन वो पब्लिकली मिलेगी तो ही ये मामला ठीक और स्पीडी ट्रायल होंगे। हम हमेशा ये कहते हैं कि एक हैशटैग बन जाता है, एवरीबडी टॉक्स अबाउट इट। ठीक है, अवेयरनेस आ रही है, लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, एटलीस्ट ये टॉपिक्स डिस्कस हो रहे हैं, केसेस और इंसिडेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन ये खत्म तब तक नहीं होंगे जब तक कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा उन मुल्जिमान को और स्पीडी ट्रायल्स नहीं होंगे, जस्टिस सिस्टम हमारा बेहतर नहीं होगा और खास तौर पर प्रायोरिटी पर ऐसे केसेस को सॉर्ट आउट नहीं किया जाएगा, तब तक ये हालात जो हैं वो ऐसे ही। और इसके साथ थोड़ा माइंडसेट में चेंजेस जब तक नहीं होती हैं, जब तक विक्टिम ब्लेमिंग खत्म नहीं होती है, जब तक आप ये नहीं कहते कि जो मुल्जिम है, जो मुजरिम है, वो सिर्फ वही कसूरवार है, उसका ही कसूर है जो उसने एक घिनौना कदम उठाया, चाहे वो मुर्दे हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों, जो भी वो लोग जिस तरह ज्यादतियां कर रहे हैं और जुल्म कर रहे हैं, इसका हल एक ही है, सख्त से सख्त फौरी सजा मिले। बिल्कुल, और ये फौरी सजा के लिए हमें सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा और आज के प्रोग्राम में भी हम स्पेशली इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ है जो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, पर्टिकुलरली अफगानिस्तान की सिचुएशन के ऊपर जो है वो भी हम खास तौर पर बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं और देखते हैं आज के प्रोग्राम की जानिब कि आज हमारा प्रोग्राम क्या रहेगा। सबसे पहले जी, अफगान तालिबान की तकरीरियां। होशियार, वैक्सीन लगवाएं वरना घर से ना निकलें। शाहीनों ने वेस्ट इंडीज से शिकस्त का बदला ले लिया। और इस्तीफों का मौसम आ गया। महनूर का अपने गांव के बच्चों को बाशऊर बनाने का अज़्म। साथ हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले अफगानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। अफगानिस्तान के बड़े हिस्से पर कंट्रोल हासिल करने वाली मजहबी और सियासी तंजीम तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि मुल्क पर उनके कंट्रोल के बाद से तशद्दुद या कत्लो गारत गर्दी का कोई वाक़या सामने नहीं आया और अमरीका ने 31 अगस्त तक इनखला मुकम्मल ना किया तो फिर अपना नया लाइहा अमल ऐलान करेंगे। बिल्कुल, और इसके साथ साथ कल जो G7 की मुलाकात हुई और ये जो अहम मुलाकात थी अमरीकी सदर जो बाइडन ने, इसमें एक ऐलान किया है कि 31 अगस्त तक इनखला मुमकिन हो जाएगा और जिस तरह से तेज़ी से इनखला हो रहा है, 10 रोज़ में 70,700 अफराद निकाल लिए गए हैं और मज़ीद भी इस तरह से करता रहे तो फिर 31 अगस्त तक मामला हल हो जाएंगे। तो फिर क्या वाकई मामला हल हो जाएंगे? क्योंकि अभी अब इंग्लैंड जो है, जर्मनी, तमाम ममालिक हैं, वो भी चाहते हैं कि फौरी तौर पर इस तरह से इनखला ना हो जिससे मामला कहीं ख़राब ना हो जाए, बिगड़ ना जाए। तो ये तमाम इश्यूज़ हैं और इस वक्त ग्राउंड रियलिटी क्या है? बहुत सी मुतज़ाद खबरें आ रही हैं अफगानिस्तान से सिमल कि शायद वहाँ पर जो सूरत हाल है वो कंट्रोल में नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी स्कूल्स खुले हैं, कुछ कह रहे हैं स्कूल्स ओपन नहीं है, काबुल एयरपोर्ट में इमरजेंसी की सूरत हाल है, बहुत से ऐसे इशूज़ हैं जिस पर कोई मतलब मुझे ऐसे लगता है कि वीडियोज़ आ रही हैं। दूसरी तरफ से जिस तरह प्रोपेगेंडा भारत की तरफ से हो रहा है तो बड़ी कन्फ्यूजन सी क्रिएट होती जा रही है। बिल्कुल कन्फ्यूजन क्रिएट होती जा रही है और इस पर हम बात करेंगे। असल हकायक तो हमें ऑन ग्राउंड जो वहाँ पर सहाफ़ी और जो जर्नलिस्ट मौजूद हैं जो इसको कवर कर रहे हैं वही बता सकते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ वॉइस ऑफ अमेरिका की कॉरेस्पॉन्डेंट आयशा तंजीम मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। आयशा, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी वालेकुम सलाम। आयशा, सबसे पहले तो ऑन ग्राउंड सिचुएशन बताइएगा, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया, अरब मीडिया, फिर इंडियन मीडिया,
हर तरफ से कुछ ना कुछ खबरें आ रही हैं, कुछ ये खबरें आ रही हैं कि जो वो तालिबान कह रहे हैं वो एक्चुअली प्रैक्टिकली अब कर भी रहे हैं, बच्चियां स्कूल जा सकेंगी, खवातीन और इंसानी हकूक के हवाले से खास तौर पर इस वक्त आप ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या देख रही हैं? देखिए, एक तो लेट मी क्लैरिफाई कि मैं काबुल में अभी रिसेंटली मैं इस्लामाबाद वापस आ गई हूँ, लेकिन फिर भी वी हैव पीपल ऑन द ग्राउंड, तो हमें इतलात वहां से मिल रही हैं। इस वक्त ऑन ग्राउंड रियलिटी पूरे मुल्क की उसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि जो तालिबान ने एडवांस किया मुख्तलिफ उनकी जो सूबे या रियासतें कह लें, प्रोविंसेस में, तो वहां से जितने इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट थे, जिनमें हमारे रिपोर्टर्स भी शामिल थे, वो सारे वहां से निकलते गए। तो काबुल में तो इस वक्त आपको इंडिपेंडेंट मीडिया मिल जाता है, इंटरनेशनल मीडिया भी मिल जाता है। उसके अलावा अफगानिस्तान के बहुत कम ऐसे सूबे हैं जिसमें आपको इंडिपेंडेंट और या इंटरनेशनल मीडिया मिले हैं। एक आध जर्नलिस्ट कहीं कहीं लोकल मीडिया है, लेकिन जो है इस वक्त ये अंदाजा लगाना कि पूरे अफगानिस्तान में क्या हो रहा है बड़ा मुश्किल है। जहां तक काबुल का ताल्लुक है, वहां पे इस वक्त सूरत हाल सेमी नॉर्मल है। मैं उसे 100% नॉर्मल इसलिए नहीं कहूंगी कि सड़कों पे आपको कोई वायलेंस या तशद्दुद नजर नहीं आता, लेकिन मैं लोगों को ये रिमाइंड कराती रहती हूँ कि अभी तक अफगानिस्तान में तमाम लोग घरों से उस तरह बाहर नहीं निकले जैसे नॉर्मल हालात में निकलते हैं। सो वो तमाम खवातीन जो काबुल की सड़कों पे हमें घूमती फिरती नजर आती हैं, वो अब हमें काबुल की सड़कों पे नजर नहीं आती। अब जब खवातीन काबुल में बाहर निकलती हैं तो उन्होंने पूरा अबाया और हिजाब पहना होता है, अक्सर ने अपना मुंह कवर किया होता है, जो कि इससे पहले ऐसा वो नहीं करती थी। तो अभी हमें नहीं पता कि अगर वो अपने पुराने तरीके से बाहर निकलेंगी तो तालिबान उनसे कैसे बिहेव करेंगे। हमारे पास ये इत्तलात हैं, जो कुछ सहाफी गए तोरखम क्रॉस करके उन्होंने काबुल तक ड्राइव किया, कि उनको मसला नहीं हुआ और तालिबान उनसे तमीज से पेश आए। लेकिन इसके साथ साथ हमें तखार से फॉर एग्जांपल कुछ इतलात मिली हैं कि वहां उन्होंने स्कूल टीचर्स को, खवातीन को कह दिया है कि वो महरम के बगैर घर से ना निकलें और वो बुर्का भी ना पहने। वो जो चादरी जो कि एक नीले रंग का लंबा सा बुर्का होता है, आप लोगों ने तस्वीरों में देखा होगा, जिसमें सिर्फ सुराख होते हैं, शटलकॉक जिसके बारे में कहा जाता है, शटलकॉक बुर्का। जी चादरी बोलते हैं उसको लोकल में, कि आपको पहने। सो मुख्तलिफ सूबों से मुख्तलिफ इतलात आ रही हैं, लेकिन 100% हम ये कहते हैं कि अफगानिस्तान में ये हो रहा है या वो हो रहा है, वो दुरुस्त नहीं होगा। हर जगह हालात कुछ मुख्तलिफ है। बिल्कुल सही आपने आयशा कहा, और ये मुमकिन इसलिए भी नहीं है क्योंकि 100% क्लियरेंस जब तक सिचुएशन गवर्नमेंट की फॉर्मेशन ना हो जाए, जब तक अमेरिका और नेटो फोर्सेस वहाँ से मुकम्मल तौर पर निकल ना जाएं, इसीलिए शायद ये कन्फ्यूजन है। लेकिन आप जिस तरह से कह रही हैं कि अभी सूरत हाल इसलिए क्लियर नहीं है, लेकिन क्या लग रहा है जो काबुल एयरपोर्ट से इतलात हैं, जो लोगों के अंदर परेशानी थी, क्या वो थोड़ी कम हुई है? जो एक कन्फ्यूजन सी थी, लोग भागना चाह रहे थे, एक पैनिक था, वो कुछ कम हुआ? देखिए, लोग अभी भी निकलना चाह रहे हैं। मेरी बहुत सारे लोगों से रोजाना बात होती है, वो अभी भी निकलना चाह रहे हैं। बहुत सारे एनजीओज, बहुत सारे ग्रुप्स, बहुत सारी गवर्नमेंट्स इंतजाम कर रही हैं उनको निकलवाने का। फर्क सिर्फ ये पड़ा है कि लोगों को अब ये अंदाजा हो गया है कि बगैर डॉक्यूमेंट्स के या बगैर सपोर्ट के वो एयरपोर्ट की तरफ नहीं जा सकते। तालिबान ने भी अब कल बड़ा वाज़े तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो फॉरेनर्स को तो जाने देंगे, लेकिन अफगान शहरियों को नहीं जाने देंगे। तो इससे भी थोड़ा सा लोगों के अंदर एक इस्तराब पैदा हुआ है, क्योंकि अभी तक बहुत सारे लोग इस बात पे क्लियर नहीं है कि लॉन्ग टर्म तालिबान का बिहेवियर या उनकी पॉलिसी क्या होगी। अभी तो पूरे दुनिया के मीडिया का उन पे फोकस है और लग ये रहा है कि जैसे वो इंटरनेशनल लेजिटिमेसी के लिए कोशिश कर रहे हैं कि आलमी बरादरी उनको एक्सेप्ट करे, तो वो अपना एक नया चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अफगानों को, बहुत सारे पढ़े लिखे प्रोग्रेसिव अफगानों को, खवातीन को इस बात का 100% यकीन नहीं है कि ये जो रवैया, जो नरम रवैया तालिबान ने फिलहाल अपनाया हुआ है, ये 4 महीने बाद, 6 महीने बाद जब इंटरनेशनल मीडिया की अटेंशन हट जाएगी, तब भी ये रवैया बरकरार रहेगा। तो अभी भी बहुत सारे मुल्क हैं जो, बहुत सारे लोग हैं जो निकलना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही आयशा, जैसे अभी आपने कहा है, ऐसे ही कल
अमेरिकी सदर जो बाइडन ने भी बड़े वाज़ेह तौर पर कहा कि हमें तालिबान की बातों पर यकीन नहीं है, हम आने वाले वक्त में उनका तर्ज अमल देखेंगे एंड देन डिसाइड करेंगे कि हमने किस टिल्ट जाना है। लेकिन जहां काबुल एयरपोर्ट की बात हो रही है और लोगों की बात हो रही है, बहुत से एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं और इंटरनेशनल एनालिस्ट भी ये कह रहे हैं कि शायद ये रेफ्यूजी बनना चाहते हैं फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी, दे वांट टू मूव, वो अफगानिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं और उनको लगता है कि ये एक बड़ा ज़बरदस्त मौका है जिसमें यू डोंट नीड एनी वीज़ा और एनी पर्टिनेंट डॉक्यूमेंट्स, टिकट, और आप चले जाएंगे किसी और कंट्री में जहां पर आपको बेहतर मौके मिलेंगे। वो तालिबान से डर कर नहीं जा रहे। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, आई वुड बी वेरी हेजिटेंट टू से, क्योंकि मैं हो सकता है उनमें ऐसे लोग भी हों जो इकोनॉमिक रेफ्यूजीज हों, जिनको लगे कि ये अच्छा मौका है, वो किसी दूसरे मुल्क जा सकते हैं। लेकिन मैं वहाँ बहुत सारे ऐसे लोगों से मिली जिन्होंने कभी सिक्योरिटी के साथ काम किया था, गवर्नमेंट के साथ काम किया था, और क्या कहते हैं, इंटरनेशनल इदारों के साथ काम किया था, जिनकी फैमिलीज वहाँ थी, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, क्योंकि जाहिर है कि ये जो 34 सूबे हैं और एक ज़माने में 1.5 लाख के करीब इंटरनेशनल अफवाज वहाँ थी, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितने लाखों लोगों ने उनके साथ काम किया होगा और उनकी फैमिली। तो इनमें से बहुत सारे लोग पैनिक में एयरपोर्ट की तरफ गए थे। उनमें जाहिर है इस तरह के जब मौके होते हैं तो हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन जो इकोनॉमिक रेफ्यूजीज भी जिनको आप कहें, उनमें ऐसे कई पढ़े लिखे लोगों से काबुल की सड़कों पे मिली। एक बंदे से मैंने सवाल किया, उसने कहा कि जी मेरे पास लॉ की डिग्री है, अच्छा, मैं अब क्या करूंगा, मेरा क्या मुस्तकबिल है इस मुल्क में, मुझे कौन नौकरी देगा। सो जो इकोनॉमिक रेफ्यूजीज हैं वो भी यही सोच रहे हैं कि अब आगे उनका क्या मुस्तकबिल होगा। लेकिन जो ज्यादातर लोग जिनसे मैं एयरपोर्ट पे मिली, वो ऐसे थे जिसमें खानदान में किसी ना किसी ने, बाप ने या किसी एक भाई ने अफगान गवर्नमेंट के साथ या इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ काम किया था, या कोई जर्नलिस्ट रहे थे। लेकिन चूंकि अफगानिस्तान में फैमिलीज बड़ी होती हैं और फैमिलीज में अगर एक बंदा शुमार नहीं होता, एक बंदे के साथ 7, 8, 9, 10 लोग और भी होते हैं, तो ये आप कह सकते हैं कि वो सारे निकलने की कोशिश कर रहे थे इकट्ठे। सिर्फ एक बंदा निकलने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो पूरे खानदान को लेके जाना चाह रहे। तो इट्स अ मिक्स्ड बैग, कुछ एक बात करना इस बारे में राइट। तो आयशा, जैसे कि एक बात करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि कन्फ्यूजन है, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट नहीं हुई है, सिचुएशन अभी क्लियर नहीं है, नेटो गया नहीं है, वहाँ से अमेरिका गया नहीं है। 31 के बाद मजीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और जैसे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है तालिबान की तरफ से, फिर इसके अलावा जो अपने वज़ीर दिफा और फिर वज़ीर ख़जाना मुकर्रर भी किए जा रहे हैं, लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जो रिटेलिएशन है, जो पंजशेर से इतलात आ रही थी, वहाँ पर आपको क्या लग रहा है, सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, मसला हल हो जाएगा, या फिर कुछ आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट नो। कल तक जो मेरी किसी से पंजशेर में बात हुई तो वो ये कह रहे थे कि तालिबान से हमारे मैसेजेस बैक एंड फोर्थ जा रहे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन अभी तक वो कहीं पहुंचे नहीं हैं। और फिर उसके बाद कल कुछ ये भी इत्तलात आई कि तालिबान ने कुछ लोगों को, इससे पहले तो लोगों की मूवमेंट जारी थी, कल से उन्होंने कुछ लोगों को रोकना शुरू किया, शायद कुछ सप्लाईज भी रोकी। फिर मैंने पंजशेर में जब पता किया कि जी आपका अगर तालिबान सप्लाईज रोक दे तो खाने और पानी की क्या सिचुएशन है, तो उनका ये कहना था कि हमें अंदाजा था कि ये होगा और हमने अपनी सप्लाईज जमा करके रखी हैं। तो अब ये फ्लूइड सिचुएशन है। तालिबान ने ये ऐलान किया है कि हमने पंजशेर को चारों तरफ से घेर रखा है, लेकिन हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। पंजशेर के अंदर जो लोग मौजूद हैं वो कहते हैं कि जी हम भी मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हमारी प्रायोरिटी भी मुज़ाकरात है, लेकिन अगर हम पे हमला किया गया तो हम अपना पूरा दिफा करेंगे, और हमारे पास 90s का भी एक्सपीरियंस है पंजशेर को दिफा करने का। तो इस वक्त जो है वो मुज़ाकरात कम से कम कल तक कहीं पहुंचे नहीं थे। आई हैव टू डबल चेक टुडे कि क्या सिचुएशन है। बिल्कुल सही। और मुज़ाकरात जारी है। बिल्कुल सही। आयशा, अब ये कहिएगा, जैसे 31 अगस्त का बार बार जिक्र हो रहा है, अमेरिका भी कह रहा है कि शायद हमें डिले ना करना पड़े, तोसी ना करनी पड़े इस डेडलाइन में, और हम 31 अगस्त तक जो है वो इनखला मुमकिन हो जाए। तालिबान ये कह रहे हैं कि अगर मुमकिन ना हुआ तो नए लाइहा अमल का ऐलान करेंगे। क्या आपको लग रहा है कि ये अमेरिका के साथ रिफ्ट की तरफ जाएंगे, स्पेशली जब तालिबान को अपनी गवर्नमेंट फॉर्म अप करने के लिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए? देखिए, मैं सिर्फ वही बात कर सकती हूँ जो कि हमारे सामने है, मैं अंदाजे नहीं लगाना चाहती। अभी तक तालिबान ने कोशिश ये की है कि अमेरिका के साथ वो रिफ्ट की तरफ ना जाएं, क्योंकि देखिए जो ओरिजिनल डेडलाइन जो दोहा डील में तय हुई थी वो 1 मई की हुई थी, लेकिन उसको अमेरिका ने, सदर बाइडेन ने पुश किया, उसको 11 सितंबर तक कर दिया, फिर कहा अच्छा हम 31 अगस्त तक कर देंगे। लेकिन ये अमेरिका ने खुद से किया, तालिबान ने कभी भी इसको इंडोर्स नहीं किया।
उनका ये कहना था कि जी हमारी डेडलाइन तो 1 मई थी। इसके बावजूद उन्होंने अमरीकी फोर्सेस पे किसी अमरीकी शहरी पर हमले करने दोबारा शुरू नहीं किए। अब तक का उनका बिहेवियर ये रहा है कि उन्होंने लीवे दिया है, थोड़ा टाइम दिया है। अभी तो कह रहे हैं ना, तालिबान ने अब कह दिया कि अगर 31 के बाद ना किया तो फिर हम करेंगे, मतलब फिर हम हमले करेंगे, फिर हम टारगेट करेंगे। और कल जो बाइडेन साहब बड़े क्लियर थे कि हम लोग 31 तक छोड़ देंगे। आपको लग रहा है कि अभी तक अगर नहीं उन्हें हमले किए तो फिर 31 के एक दिन भी ऊपर हुआ तो मामला खराब हो सकते हैं, ऐसे लग रहा है आपको? हो सकता है। देखिए, मुझे ये पता है कि 1 मई से पहले भी जब तालिबान से पूछा जाता था तो वो यही कहते थे कि जी अगर 1 मई की डेडलाइन इन्होंने चेंज की तो उसके नताइज अच्छे नहीं निकलेंगे। हम सिर्फ पास्ट बिहेवियर पे जा सकते हैं, मुस्तकबिल का अंदाजा तो कोई भी नहीं लगा सकता। तो पास्ट बिहेवियर उनका ये रहा है कि उन्होंने अपना ये पॉइंट पब्लिकली कहा है कि ये हमारी डेडलाइन है और इससे आप स्टिक करें, लेकिन इसके बावजूद उन्हें हमले शुरू नहीं किए थे। प्रेसिडेंट जो बाइडेन का भी ये कहना है, इस वक्त इवैक्यूएशन बहुत तेजी से जारी है कि वो 31 अगस्त तक ये काम मुकम्मल कर लेना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि वो जो है इस बात को यकीनी बनाएंगे कि तमाम अमरीकी या वो लोग जिनको अमेरिका इवैक्यूएट करना चाहता है अफगानिस्तान से, वो इवैक्यूएट हो जाएं सेफ तरीके से। इस वक्त सिचुएशन बहुत ज्यादा इनफ्लक्स है, बहुत सारे फैक्टर्स ऑन प्ले हैं। अक्सर ये भी हुआ है कम से कम शुरू के दिनों में कि इवैक्यूएशन के लिए जहाज खड़ा है पर लोग पहुंच नहीं पाए। सो लॉट थिंग्स हैपनिंग ऑन द ग्राउंड, तो इसलिए कोई भी एक बात मैं सर्टेनिटी से कम नहीं कहना चाहूँगी। बिल्कुल सही। आयशा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड थैंक यू सो मच फॉर क्लियर ऑल द फैक्ट्स जो आप वहाँ पर मौजूद थी और वहाँ जिस तरह से आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया, लोकल से आपकी बात हुई, और ये जानना भी बड़ा ज़रूरी होता है कि वहाँ के लोग ऑन ग्राउंड जो हैं वो क्या सोच रहे हैं और क्या कह रहे हैं। बिल्कुल। और इसके साथ साथ जिस तरह से हमने अफगानिस्तान की सिचुएशन आपको बताई कि वहाँ पर तालिबान के कंट्रोल के बाद लड़कियों के स्कूल दोबारा खोल दिए गए हैं और स्कूल्स में अब वीडियोज़ आ रही हैं, तो स्कूल एजुकेशन जो है वो बड़ी ज़रूरी होती है। तो इसके लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी सोच रही है जी, और हम जो खबर शामिल करने वाले हैं वो स्टूडेंट्स के लिए अच्छी है। वो ये है कि तलबा के लिए 10 साल की स्टूडेंट लोन स्कीम का इजरा जो है उसका फैसला किया गया। ये स्टेट बैंक और हुकूमत पाकिस्तान ने पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के तलबा के लिए 10 साल की स्टूडेंट लोन स्कीम का इजरा कर दिया है। और जब भी हम वेस्टर्न साइड की बात करते हैं, अमेरिका और यूके साइड जहां ऑलरेडी ये एजुकेशन को बड़ा प्रमोट किया जाता है, वहां स्टूडेंट्स को लोन्स दिए जाते हैं, क्योंकि वहां की यूनिवर्सिटी अफोर्ड करना एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। वो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी नहीं होती जहां वो अपनी स्टडीज कंप्लीट करते हैं, और जब भी आपने कुछ स्पेशलिटी करनी होती है आगे यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, तो आपको लोन दिया जाता है। और गवर्नमेंट अब ये डिसीजन जो है वो पाकिस्तान के लिए कर रही है, स्टूडेंट लोन स्कीम का इजरा कर दिया है जी, जिसमें ट्यूशन फीस, हॉस्टल और किताबों के अखराजात शामिल होंगे। एंड आई रियली अप्रिशिएट सच डिसीजंस एंड स्कीम्स, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मैं बहुत से पर्सनली ऐसे लोगों को जानती हूं जो शायद यूनिवर्सिटी नहीं जा सके सिर्फ इस वजह से कि वो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, वो सेल्फ फाइनेंस अफोर्ड नहीं कर पाते। मतलब ऑब्वियसली एजुकेशन इज नॉट चीप, जो हम पिछले दिनों में बात करते थे, वो किताबें हो जाए, वो असाइनमेंट्स हो जाए, चीजें हो जाएं। और इसमें अगर ये अफोर्ड नहीं करते तो फिर अगर गवर्नमेंट आपकी मदद कर रही है, तो जिसने आपने वेस्टर्न की मिसाल दी है, तो वहाँ पर फिर पे बैक का सिस्टम भी बड़ा अच्छा है। जो स्टूडेंट्स हैं वो पे बैक भी करते हैं, लोन को उतारते हैं जॉब्स के जरिए, और अपने बैंक सिस्टम उनका इतना ज़बरदस्त है कि वो इसको मेक श्योर करते हैं कि ये बाद में लोन उतरे। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट अगर ये फैसला करने जा रही है तो ये ना हो कि एक और क्राइसिस बन जाए, एक और जो है आपके सामने एक इशू आ जाए, कोई और स्कैंडल सामने आ जाए। तो बेहतर है कि जब आप ये इजरा करें, सिस्टम लेके आएँ, तो फिर जो पे बैक का सिस्टम हो वो इतना बेहतरीन हो कि कोई इससे नाजायज़ गलत फ़ायदा ना हो। और सर इसमें सबसे अच्छी बात ये भी होगी कि पेरेंट्स के ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा। वो पेरेंट्स जो सारी जिंदगी कमाते रहते हैं, उनके दो ही मकसद होते हैं हमारी सोसाइटी में जब हम बात करते हैं कि या तो बच्ची का जहेज बनाना है या बेटे को हायर एजुकेशन के लिए पढ़ाना है, तो हमें उसकी फीसें भरनी है। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करना शुरू कर देगी हमारे यंगस्टर्स को, तो यकीन जानिए कि बहुत से मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। हम एक्चुअली पोटेंशियल वाले लोग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कर सकेंगे, जो कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी होगा। बिल्कुल। और इसके साथ साथ इसी हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो बड़े एक्टिव हैं, तो वो आज लाहौर भी आ रहे हैं और वहाँ पर स्टूडेंट कन्वेंशन से वो खिताब भी करेंगे, और इस हवाले से भी कुछ मज़ीद ऐलानात भी एक्सपेक्टेड हैं कि वो किस तरह से इसको लेकर आते हैं, क्योंकि स्टूडेंट लोन स्कीम का इजरा जो हो चुका है, उसी से जुड़ी आज की जो उनकी मीटिंग्स होंगी उसमें भी वो फाइनल प्लान बनाएंगे, फिर आगे इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि
दौरा लाहौर में सिर्फ सियासी बातें नहीं होंगी बल्कि स्टूडेंट्स और हेल्थ सिस्टम और Actually एजुकेशन के लिए बातें भी होंगी। बहुत सा कुछ होगा जो कि वो अक्सर कहा करते हैं कि ये होना चाहिए, वो चाहे एजुकेशन हो, वो चाहे हेल्थ हो या आम आदमी की बात हो। सो उनका आज का जो दौरा है वो लाहौर का कैसा रहेगा और पंजाब कन्वेंशन एजुकेशन में वो क्या बात करते हैं, ये तो आज आप सारा दिन देखेंगे। फिलहाल हमें चलना है एक ब्रेक की तरफ, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, गुज़श्ता 24 घंटों में कोविड की सिचुएशन की बात करें तो 141 अफराद जान की बाजी हार गए, जो कि हाईएस्ट नंबर और 4119 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें पॉजिटिव रेशो जो है वो 6.8 आई है। बिल्कुल। इसके साथ साथ अब ये भी देखा कि मई के बाद जो डेथ टोल था वो सबसे ज़्यादा आया है। 3 मई को लास्ट इतनी ज़्यादा डेथ हुई थी, तो अब ये बड़ी परेशानी की बात है। वहीं पर जहाँ से हमने देखा कि वैक्सीनेशन में तेज़ी आई है, लेकिन क्या मसला है इस वक्त, किस तरह से गवर्नमेंट इसको देख रही है कि मामला ठीक बेहतर उस तरह से नहीं हो रहे हैं। एनसीओसी ने भी बड़े बड़े फैसले किए हैं, पाबंदियों का ऐलान भी किया है, वो क्या है, किस तरह से इंप्लीमेंटेशन होगी, क्या फ्रेमवर्क बनाया है, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर नौशीन हामिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हेल्थ हैं। नौशीन हामिद साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये जो हम देख रहे हैं कि एक बार फिर राइज इन डेथ टोल आया है, केसेस 6 और 7 के दरमियान में है पॉजिटिव रेशो, क्या देख रहे हैं एनसीओसी, क्या डिसीजन लेने वाली है आइंदा चंद दिनों में, क्या सख्तियाँ हुई हैं या फिर बस मैनेज करना है? नहीं जी, देखिए सख्ती मेरा ख्याल है कि अब वो वक्त आ गया कि ज़्यादा फोकस जो है वो हम वैक्सीनेशन के ऊपर करें, बिकॉज लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इसका वैक्सीनेशन ही है। एसओपीज पे अमल दरामद जो है वो तो गवर्नमेंट ने अपने पूरे एफर्ट्स किए हैं, मगर अवाम उस तरीके से कोऑपरेट नहीं किया उन्होंने। आपने देखा है पिछले 1.5 साल में हम लोगों को उस तरह का रिस्पांस नहीं मिला जैसा कि मिलना चाहिए था। मगर अब जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इस चीज़ का है वो वैक्सीनेशन ही है, क्योंकि ये तो हमारे पास अब एक अप्रूव्ड एक चीज़ है कि जो लोग वैक्सीनेशन कराते हैं या तो वो इस बीमारी से बच जाते हैं, या अगर वो इन्फेक्ट भी होते हैं तो वो बड़ी माइल्ड फॉर्म की डिजीज़ होती है जो कि बगैर हॉस्पिटलाइजेशन के जल्दी जो है वो उससे उनको सेहतयाबी हो जाती है। तो इसलिए इस वक्त इसका वाहिद हल जो है वो वैक्सीनेशन ही है, और गवर्नमेंट इस वक्त तमाम वो स्टेप्स उठा रही है जिससे वैक्सीनेशन के अमल को तेज़ किया जाए। वैक्सीनेशन सेंटर्स अभी कई हज़ारों की तादाद में खुले हैं। उसके अलावा मोबाइल वैक्सीनेशन हमारी इस वक्त 30% वैक्सीनेशन जितनी हो रही है वो मोबाइल यूनिट्स के थ्रू हो रही है कि लोगों के डोर स्टेप पे अब खुद जाया जा रहा है। तो ये टारगेट जो हमारा 7 करोड़ का था दिसंबर 2021 में तक का, वो गवर्नमेंट ने खुद से अपना टारगेट जो है वो 8 करोड़ कर दिया, क्योंकि जितनी तेजी से माशाल्लाह हमारी वैक्सीन हो रही है, 9-10 दिनों के अंदर हम 1 करोड़ को टच कर लेते हैं। तो ये इंशाल्लाह ताला वैक्सीनेशन ही इसका हल है, और लोगों को अब वो लगवानी पड़ेगी। और अगर जिनके पास वैक्सीनेशन की नहीं होगा एविडेंस, उनको फिर जाहिर है कि जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ मामलात हैं और जो पब्लिक प्लेसेस हैं उन पे जाने से उनको रोका जाए। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहिबा, ये इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? जैसे असद उमर साहब ने कहा कि शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, गेस्ट हाउसेस पर पाबंदी होगी, शादी की तकरीबात पर भी 23 सितंबर के बगैर मुकम्मल वैक्सीनेशन के कोई गेस्ट दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। तो ये जिम्मेदारी किसकी आयद होगी, चेक एंड बैलेंस रखना या इम्प्लीमेंटेशन करना इन पाबंदियों का? देखिए बेसिकली तो ये जाहिर है जो भी उस जगह के ओनर्स होंगे, जो रेस्टोरेंट के मालिक होंगे, शादी हॉल के मालिक होंगे, या मार्केट प्लेसेस पे जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग होंगे मॉल्स वगैरह के बाहर, वो इसके रिस्पॉन्सिबल होंगे। पर जाहिर है मॉनिटरिंग जो है वो लोकल इंतज़ामिया करेगी। और जैसा कि असद साहब ने कल मेंशन भी किया है कि हम लोग लोकल इंतज़ामिया के साथ साथ अब टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करेंगे। आजकल हर चीज़ जो है वो एक क्लिक ऑफ बटन के ऊपर जो है वो आपके सामने आ जाती है। तो मेरा ख्याल है कि हम उसके भी कोई मैकेनिज्म्स डिवाइस करेंगे कि जिस तरह 1166 से आपको फौरन सारा पता चल जाता है कि इस बंदे का वैक्सीनेशन स्टेटस क्या है। हो सकता है कि इसके अलावा कोई और भी जो हैं वो इनको प्रोवाइड किए जाएं लिंक्स वगैरह इन लोगों को, ताकि ये चीज़ें चेक एंड बैलेंस में आ सकें। अब 30 सितंबर तक एक डेडलाइन है वैक्सीनेशन पूरी करने की, तो वो इंशाल्लाह तब तक डेफिनेटली कोई टेक्नोलॉजी के मैकेनिज्म्स बनेंगे। बिल्कुल ठीक है, टेक्नोलॉजी भी होगी और जो मालिकान हैं वो भी इंश्योर करेंगे। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर साहिबा, ये जो इस वक्त वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें, आपने कहा कि यही वाहिद हल है, डेफिनेटली ये वाहिद हल है, क्योंकि अगर आपने यूरोप में भी देखा कि यही सिचुएशन है कि वैक्सीनेशन भी हो रही हैं, केसेस भी साथ साथ आ रहे हैं। तो फिर पाकिस्तान में इस वक्त सिचुएशन क्या है? 5 करोड़ के करीब लगभग अगर लग चुकी हैं, तो आइंदा चंद दिनों में जो फाइज़र के हवाले से मॉडर्ना और दूसरी वैक्सीन कितनी आ रही हैं, कहीं पर कोई इशू तो नहीं आएगा?
नहीं जी, देखिए इस वक्त मैं समझती हूँ कि हमारे पास पाइपलाइन में वैक्सीन जो हैं वो पीछे से पूरी पाइपलाइन में भी हैं, जो कि दफ्तन फवक्तन उनकी कंसाइनमेंट्स पहुँचती रहेंगी। इस वक्त मुल्क के अंदर भी वाफिर मिकदार में मौजूद है और हर किस्म की मौजूद है। अब जिस तरह से 1 सितंबर से हम लोग का इरादा है कि 17+ के बच्चों के लिए खोली जाए, तो उनको फाइजर की वैक्सीन जो है वो लगेगी और वो भी हमारे पास मौजूद है। ये फाइजर, मॉडर्ना, ये हमें कोवैक्स के प्लेटफॉर्म से भी मिल रही है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो उसको परचेज भी कर रही है। तो हमारे एग्रीमेंट्स जो हैं वो सारे फाइनल हैं, इन प्लेस हैं। इंशाल्लाह ताला वैक्सीन की शॉर्टेज नहीं होगी और ये कंसाइनमेंट्स आती रहेंगी जी, चाहे वो इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह जी। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थी। वैक्सीन की फराहमी जो है वो गवर्नमेंट मेक श्योर करेगी कि जारी और सारी रहे और वैक्सीन की शॉर्टेज पैदा ना हो। वैक्सीन लगवानी है आपने और ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपने निभानी है। एक ब्रेक, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है और हमेशा हम कोई ना कोई ऐसा आर्टिस्ट, ऐसा शख्सियत आपके सामने लेकर आते हैं जो अपने आप में बहुत सी चीज़ों को सीख कर डिफरेंटली उसको यूटिलाइज करके ना सिर्फ अपना पोटेंशियल दिखाते हैं बल्कि अपना करियर बिल्डअप कर लेते हैं। डेफिनेटली, और पोटेंशियल जी पाकिस्तान में बाकी बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान में जो माशाल्लाह टैलेंटेड लोग हैं उनकी कमी नहीं है। तो ऐसे ही एक टैलेंटेड शख्स ज़मीर शब्बीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो करते ये हैं कि जी बची हुई एशिया यानी कि लेफ़्ट ओवर्स, वेस्ट मटीरियल से पाइप, लकड़ी और दूसरी चीज़ों की मदद से घर की सजावट की अशिया बनाते हैं। तो डेकोरेशन का काम करते हैं, लेकिन उन चीज़ों से जो कि कोई सोच नहीं सकता। तो आपसे उनको मुलाकात करवाते हैं, उनसे जानते हैं उन्हें आइडिया कैसे है, कहाँ से सीखा उन्होंने। ज़मीर शब्बीर, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? ज़बरदस्त जी, आपका काम तो माशाल्लाह हम देख रहे थे, वाकई बहुत ज़्यादा काबिल तहसीन है। तो बताइएगा ये कहाँ से सीखा, आइडिया कैसे आया? ये मुझे बचपन से ही शौक़ था कि मैं मतलब कुछ ऐसी चीज़ें बनाऊं जो टोटली डिफरेंट हो, लाइक कुछ ऐसी चीज़ एशिया जो कि हम किसी ऐसी चीज़ से बनाएं जिसके बारे में कुछ सोच नहीं सकता कि मतलब ये चीज़ें जो हैं यूटिलाइज हो सकती हैं और इससे कोई बड़ी अच्छी चीज़ बन सकती है। तो ये आइडिया तो फिर मुझे आया, मैं आई वाज इन NCA, वहाँ से मैंने स्कल्पचर का कोर्स किया। तो फिर मुझे आइडिया हो कि ये भी एक फ़ील्ड है जिससे मतलब आप फाइन आर्ट्स से रिलेटेड कोई चीज़ें बना सकते हैं जो आगे इंटीरियर में हेल्प करें, लाइक इंटीरियर डिज़ाइनिंग में हेल्प करें, कोई इंटीरियर डेकोरेशन से रिलेटेड हो। तो देन आई स्टार्टेड दिस विद सो मैनी लेफ्ट ओवर्स। आई स्टार्टेड विद इंडस्ट्रियल पाइप्स विच इज़ यूज इन सैनिटरी मोस्टली। तो उनको यूज़ करके मैंने सबसे पहले एक लैंप बनाया। तो काफ़ी लोगों ने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया गया, नहीं इट्स रियली गुड। तो बस उसको आगे परसू करते आपने अपनी आर्टिस्टिक स्किल्स जो हैं वो लेफ्ट ओवर्स के ऊपर इस्तेमाल करनी है। मतलब अगर हम आम अल्फाज में कहें तो कबाड़ की चीज़ों को जो हम नॉर्मली डिस्कार्ड कर देते हैं उनको आपने यूटिलाइज। जी एग्जैक्टली, रिसाइकलिंग यू कुड से, रिसाइकलिंग और रीडू समथिंग। तो ये चीज़ें जो कि मतलब हम आम रूटीन में समझते हैं कि इसको फेंक दो, वही ना, तो उन चीज़ों को लेकर कुछ ऐसी चीज़ बना देना। आप देखें, आपने कुछ चीज़ बनानी होती है, उसके लिए एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में मटेरियल चाहिए होता है। अब जो लेफ्ट ओवर्स हैं वो आप कहाँ से इकट्ठे करते हैं इतने कि जो आपने स्पेसिफिक आइडिया सोचा था वो बन जाए? अब ये तो नहीं एक पाइप आपके पास मिला तो आपने बना लिया। ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ चाहिए होगा, लकड़ी के पीसेस एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में चाहिए होंगे तो ही कुछ बनता है। जी एग्जैक्टली, वो एक चीज़ को देख के एक आइडिया जनरेट हो जाता है माइंड में कि यार इससे कुछ बनाया जाए। तो वो चीज़ मैं संभाल के रख लेता हूँ। फिर जैसे मन करता है कि यार इससे ये चीज़ बन सकती है तो मैं उसको यूटिलाइज करता हूँ। समटाइम्स वो फेल भी हो जाता है आइडिया, नहीं लाजमी नहीं है कि वो हर टाइम जो है ठीक बन जाए। तो शुरू में काफ़ी फेलियर्स भी हुए और मैं डिसपॉइंट भी हो गया कि नहीं यार इससे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन देन वो कुछ चीज़ें बनना शुरू हुई तो मुझे मोटिवेशन मिली और वहाँ से फिर मैंने इसको स्टार्ट। अच्छा ज़मीर, हम अभी देख रहे थे कुछ आपने नंबर प्लेट्स भी यूज़ की हुई हैं लैम्प बनाने के लिए, फिर आपने कुछ वुडन पीसेस भी यूज़ किए हुए हैं। ज़्यादातर डिमांड किस चीज़ की है? मतलब लोग ऑब्वियसली आपका काम पसंद करते हैं बट ज़्यादातर लोगों की डिमांड क्या होती है? रिस्पॉन्स अच्छा किस पे आता है? जो चीज़ें लाइक यूज़ हो जाएँ, टेबल्स हैं जो घर की ज़रूरत हो, तो जो ज़रूरत की चीज़ हो वो अगर उनको मिल जाए कुछ इस तरह की चीज़ में जो कि आर्टिस्टिक भी हो और उनकी ज़रूरत भी पूरी हो जाए तो दैट इज़ इन डिमांड। तो वैसे ज़्यादातर आपने क्या बनाया अब तक, अगर आप अपनी वो लिस्ट में देखें ज़्यादा चीज़ें क्या बनी हुई हैं? आई स्टार्टेड फ्रॉम अ टेबल लैम्प। अच्छा।
एंड देन आई रियलाइज कि ये टेबल लैम्प्स को इतना ख़रीदता नहीं है या कुछ इस तरह की चीज़ें जो कि मतलब ख़रीदी नहीं जाती हैं, देख के अप्रिशिएट ज़रूर करते हैं लोग कि नहीं इट्स रियली नाइस, लेकिन बट खरीदते नहीं हैं। तो देन मैं डिसअपॉइंट हुआ कि यार चीज़ें तो अच्छी बन रही हैं, लोग तारीफ़ तो करते हैं लेकिन इंटरेस्टेड नहीं है कोई बाय करने में। तो फिर आई स्टार्टेड ऑन द थिंग्स जो कि घर की ज़रूरत भी हों और लोग यूज़ करें। तो टेबल से फिर वो चीज़ जनरेट होना शुरू हुई कि सबसे पहले फिर टेबल एक मेरा था वो सेल आउट हुआ, देन उससे फिर वो आगे मजीद ये सिलसिला चलता रहा। बिल्कुल। अच्छा, आपने कहा कि आपने NCA से स्कल्पचर जी। का पूरा आपने उसमें डिग्री हासिल की, उसको क्यों नहीं कंटिन्यू किया? हम अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि शायद आर्टिस्ट इन द मिडल कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं उसको एज अ करियर या इकोनॉमिक करियर के तौर पर नहीं बनाते कि जहाँ पे वो पैसा कमा सके। Why didn't you go for that? जैसे भी आपको बताया कि चीज़ें तो बड़ी अच्छी थी जो तारीफ़ के काबिल थी, कि तारीफ़ जिनकी होती है, लेकिन तारीफ़ से तो पेट नहीं भरता तो कुछ चाहिए था ऐसा जो मतलब आगे फर्दर लोग उसको यूज़ करें, फाइनेंशियली मुझे हेल्प आउट करे। तो मेरा ये है मोटो कि जो चीज़ आप करते हैं उसको अगर पैशन से किया जाए तो आप उसमें जो है आगे जा सकते हैं। ठीक है। तो मैंने इसको पैशन से लेकर किया और इस मांड को भी समझा, को टारगेट ऑडियंस को देखा, क्योंकि मैंने BBA ऑनर्स भी किया हुआ है तो उस वजह से उसने मुझे काफी आपको मार्केटिंग की सेंस भी है। और मतलब आप प्लानिंग मतलब कैसे इसको इकोनॉमिकली कैसे आपने इसको किया है यूज़? आप क्या ऑनलाइन काम कर रहे हैं, कुछ बनाया, शोरूम बनाया, या किस तरह से आप इसको एडवर्टाइज करते हैं, काम कैसे कर रहे हैं अपना? जी, मैंने स्टार्ट किया था लॉकडाउन में, जो सबसे ज़्यादा डिमांड ये ऑनलाइन जो है, लोग पाकिस्तान में इतना ज़्यादा उसको ट्रस्ट नहीं करते थे ऑनलाइन बिजनेसेस में। तो मैंने फिर उसको जो है वो लॉकडाउन में स्टार्ट किया तो देखा तो डिमांड काफ़ी हाई थी, क्योंकि उस वक्त लोग बाहर निकलना नहीं चाह रहे थे और चीज़ें बाय करना चाह रहे थे, कुछ ज़रूरत की चीज़ें। तो वो लॉकडाउन में मेरा ये ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट हुआ और वो अभी तक कंटिन्यू है, अभी तक ऑनलाइन ही चल रहा है। अभी आउटलेट नहीं है। जी, तो आगे क्या प्लान है फिर? आगे आउटलेट का प्लान है, लेकिन अभी फिलहाल आउटलेट बनाएंगे और सिखाना भी है लोगों को। हाँ, ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट किए हैं जिसमें मतलब लोग जो इंटरेस्टेड हैं सीखने, काफ़ी लोग अप्रिशिएट करते हैं कि ये आपकी चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, ये कैसे बनाते हैं आप। तो उनके लिए फिर मैंने एक जो है ऑनलाइन सेशन स्टार्ट किया है जिसके अंदर मैं ऑनलाइन क्लासेस दूंगा कि ये चीज़ें किस तरह हम वेस्ट मटेरियल को किसी कारआमद चीज़ के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल सही, और वो बात सच साबित हो गई कि कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती है, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन आप में टैलेंट और पोटेंशियल होना चाहिए। वेल ज़मीर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड विश यू गुड लक विद योर ऑनलाइन कोर्सेज एंड विद योर आर्टिकल्स। एंटीक टेस्ट जिन लोगों का होता है उनको वाकई में चीज़ें बड़ी पसंद भी आती हैं। बिल्कुल। और इसके साथ साथ एंटीक लोगों की बात तो की, इसके अलावा जो वो टैलेंटेड लोग जिन्होंने दुनिया में बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजीज मुतारिफ कराई जिससे बहुत कुछ बदल गया, तो ऐसे ही थे स्टीव जॉब्स, और उनको अरी बात है तारीफ़ करने वाली बहुत हैं। तो ऐसा हुआ है कि स्टीव जॉब्स के दस्तखत वाला मैनुअल जो है वो 13 करोड़ रुपए में फरोख्त हो चुका है। गुज़श्ता दिनों एप्पल कंप्यूटर्स के शरीक बानी स्टीव जॉब्स का 1980 में दस्तखत करदा ऑपरेटिंग मैनुअल $7,87,484 रुपए, यानी कि पाकिस्तानी रुपए नहीं डॉलर, और रुपए वो बनते हैं 13 करोड़। 13 करोड़ पाकिस्तानी में वो नीलाम हुआ, जिसे अरबपति अमरीकी ताजिर हैं एक जिन्होंने इसे खरीदा है। जी, और इसमें 196 सफ़ात का ये मैनुअल था जिस पर स्टीव जॉब्स और एप्पल कंप्यूटर्स के दूसरे CEO माइक मार्कर जो कि दस्तखत भी मौजूद थे, लेकिन अब चूँकि दस्तखत स्टीव जॉब्स के थे जिन्होंने बाद में एप्पल बनाया और उसके बाद जिस तरह से उस पर काम किया दुनिया में एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया। तो टैलेंटेड लोग बाकी दुनिया में जहाँ हों उनकी तारीफ़ करने वाले भी मौजूद होते हैं और उनको अप्रिशिएट करने वाले भी होते हैं और एक्नॉलेज करने वाले भी होते हैं, रिस्पांस भी मिलता है। तो स्टीव जॉब्स दुनिया में तो नहीं है, लेकिन देखिए आज भी उनके दस्तखत 13 करोड़ में बिक गए। बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है वो नीलाम भी हुआ, वहाँ पर लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया। और वही आपकी वाली बात है कि यादगारें जो हैं वो लोग संभाल कर रखते हैं, ख़ासतौर पर ऐसे लोगों की जिनका तारीख में एक बड़ा नाम है और सुनहरी हरूफ में लिखा भी जाता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे जी। कुछ स्टेप्स और कुछ इकदाम का जिक्र हम कर रहे थे प्रोग्राम के स्टार्ट में कि क्राइम रेशो मुसलसल बढ़ रही है, ऐसी बहुत सी रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं जहां पर कुछ ना कुछ बेहतर करने की ज़रूरत है। वहीं पर अब एक और चीज़ जो है वो शुरू हुई है इस्लामाबाद में, हरासमेंट से बचने के लिए जेंडर प्रोटेक्शन यूनिट की हेल्पलाइन 8090, याद कर लें, रट्टा मार लें ये नंबर 8090, जिस पर अगर खुदा न खास्ता आपको ऑन रोड्स ख़वातीन ख़ासतौर पर बच्चे ख़ासतौर पर कुछ भी आपको हरासमेंट महसूस हो रही है या फील हो रही है या आपके साथ कुछ ज्यादती की जा रही है तो इस हेल्पलाइन पर आप कॉल कर सकते हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है जी इस्लामाबाद में, और अगर कहीं पर भी आप हैं घर पर या बाहर हैं तो अगर आपको
नाराज़गी का सामना हुआ या आपने ऐसा होते हुए देखा तो 8090 पर आप रब्ता कर सकते हैं और फिर इससे क्या होगा कि आपके लिए पुलिस फौरी मदद के लिए पहुंच जाएगी। तो 8090 ये ऐसा नंबर है, आपने याद भी रखना है और इसके अलावा इसको मिलाना भी है जहाँ पर भी आपको ज़रूरत पड़े। इसके अलावा सिर्फ ये इस्लामाबाद नहीं, पूरे पाकिस्तान में हर शहर में ऐसी हेल्पलाइन होनी चाहिए। रिस्पॉन्डेंट्स उनके जो है फौरी तौर पर एक्शन करें, जैसे कि लाहौर वाक़े में हुआ कि 15 का हमने देखा है कि 15 पे 3 दफ़ा कॉल की गई, जवाब नहीं आया। यानी कि रिस्पॉन्डेंट्स जो हैं उनको भी मजीद अलर्ट करने की ज़रूरत है कि फौरी वहाँ पर पहुँचें और हर इशू पर पहुँचें। अक्सर सिमल हम कहते हैं जी 15 पर जाली कॉल्स होती हैं, आपको जाली कॉल्स पर भी पहुँचना पड़ेगा क्योंकि यू नेवर नो, जाली कॉल कई बार सच भी हो सकता है। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि रिस्पॉन्डेंट्स जो हैं वो क्विक होना चाहिए। बिल्कुल, रिस्पॉन्डेंट क्विक होने चाहिए। इसी के साथ आपको एक और खबर आपके साथ भी शेयर करेंगे जो कल बड़ी अप्रिशिएट की जा रही थी सोशल मीडिया के ऊपर भी कि इंस्पेक्टर इमरान अब्बास शहीद की शहादत के बाद उनके बच्चों ने पहले दिन स्कूल जाना था और ग्रेट जेस्चर ये था कि CPO मोहम्मद एहसन यूनुस इंस्पेक्टर इमरान अब्बास बच्चों के शहीद के बच्चों को स्कूल छोड़ने खुद वहाँ पर जी। और जब मैं ये देख रहा था तो बड़ा दिल खुश हुआ और जज्बाती से मनाजिर इसलिए थे कि पूरा प्रोटोकॉल था पुलिस का, वहाँ पर सिटी ट्रैफिक पुलिस का, डॉल्फिन्स का, और प्रॉपर एक ऐसे था कि आप जिस तरह से आप लेके जा रहे थे बच्चों को, तो यानी कि शहीद के बच्चों को जो इज्जत मिलनी चाहिए थी। अच्छा, ये सिर्फ इंस्पेक्टर इमरान अब्बास नहीं, उनके वालिद भी शहीद हुए थे जब वो सब इंस्पेक्टर थे। तो यानी कि ये ख़ानदान ने अपनी जानें कुर्बान कर दी हैं पाकिस्तान के लिए। तो जब उनके बच्चों की स्कूल का दिन था तो वाकई उनको इज्जत दी गई। और आप देखें ये बहुत बड़ा इकदाम है, ये जेस्चर्स, ये अप्रिसिएशन, मतलब उन बच्चों को ये महसूस कराना कि उनके वालिद जो हैं वो अपनी फ़र्ज शनासी में शहीद हुए, तो ये प्रोटोकॉल, ये इज्जत वो डिज़र्व करते हैं। ये इकदाम जो है वो CPO की तरफ से बड़ा ज़बरदस्त था और मोहम्मद एहसन यूनुस साहब ने बड़ा इसको थॉरली सोचा और पूरा दिन उन्होंने बच्चों के साथ स्पेंड भी किया, खेलते रहे उनके साथ, वो तमाम जैसे आप एक्टिविटीज़ देख रहे हैं कि उन्होंने की। तो ये मैं समझती हूँ कि डिपार्टमेंट्स को आप अपने करना चाहिए, शोहदा को याद रखें, उनके बच्चों के साथ इसी तरह से रवैया रखें और उनके आगे मुस्तकबिल को भी इंश्योर करें कि वो आगे भी उनका मुस्तकबिल जो इंश्योर, क्योंकि उनके बड़ों ने पाकिस्तान के लिए जाने कुर्बान की हैं। तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनके लिए हर वक्त हाजिर हों। बिल्कुल। इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात करेंगे पाकिस्तान में कुछ पॉलिटिकल सीन की और पॉलिटिकली अगर देखें तो PDM जो है खासी एक्टिव नज़र आ रही है और कहा जा रहा है कि 29 अगस्त को वहाँ पर एक बड़ा जलसा होगा कराची में। अब कराची में जब जलसा होगा तो नून लीग चूँकि बहुत बड़ी एक पार्टी है PDM की, तो उसके लिए कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। बिल्कुल, और प्रॉब्लम्स नज़र ये भी आ रहे हैं कि कुछ रेजिग्नेशन सामने आ रहे हैं जिसमें सिंध के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती इस्माइल पार्टी ओहदे से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और उन्होंने कहा है कि जी प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, कारसाज हाउस में जो हंगामा आई हुई थी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, पार्टी उस तरह से एक्टिव नहीं है और ख़ास तौर पर कराची के जलसे से पहले इस तरह के डिसीजन आना और एक अहम और इनके पीछे तो इस्तीफों की लिस्ट लग गई है, पूरी इस्तीफों की लिस्ट लग गई है, मजीद इस्तीफे भी सामने आ रहे हैं। तो इस पूरी सिचुएशन पर हम बात करेंगे कि ये जलसा वाकई में होने भी जा रहा है या नहीं होने जा रहा, दोबारा से पोस्टपोन तो नहीं कर देंगे। हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट अंजुम रशीद साहब मौजूद हैं। अंजुम साहब, जहाँ पर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं वहीं पर ऑपोजिशन भी मुझे लग रहा है ऐसे टूट फूट का शिकार नजर आ रही है सिंध में, खासतौर पर ये जो कल हुआ एक लाइन लग गई इस्तीफों की, और इस पर आप क्या कहेंगे कि अब जलसा जैसे जैसे करीब आ रहा है ये खबरें सामने आ रही हैं? मुफ्ती इस्माइल एक इंतहाई सीनियर और रिस्पॉन्सिबल लीडर हैं मुस्लिम लीग नून के और वजीर भी रह चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्रेटरी जनरल है। उनका इस्तीफ़ा देना कि इस बात पे कि उनके खिलाफ जो है वो हंगामा हुआ, एहतजाज हुआ कि उन्होंने जो फैसले किए थे कंटोनमेंट बोर्ड में टिकट देने के, अब इस बात से नजर ही आता है कि एक डिप्रेशन है, एक मायूसी है कारकुनों के अंदर भी जो तोड़ फोड़ पे उतर आते हैं और क़यादत को क़यादत नहीं समझते और क़यादत खुद इतनी मायूस है कि उसने भी इस्तीफा दे दिया। अब नजर ऐसे आ रहा है कि मुफ्ती इस्माइल और इनके कारकुनों को और टिकट होल्डर्स को नजर ये आ रहा है कि अब मुस्लिम लीग नून जो है वो इक़्तिदार में दोबारा नहीं आ सकती। अब वो पार्टी का वो ग्रैंड्योर और वो पार्टी की वो स्ट्रेंथ, पार्टी की वो शान शौकत जो है
वो उनके नज़दीक ख़त्म हो गई है। इस डिप्रेशन की वजह से, इस मायूसी की वजह से नज़र आ रहा है कि मुफ्ती इस्माइल देखिए सेक्रेटरी जनरल थे, उन्हें इस्तीफा क्यों दिया? मतलब वो खुद इतने मायूस हैं पार्टी से कि पार्टी वो कह रहे हैं उन्होंने सिर्फ ये वजह उन्होंने देखी जो अपेरेंटली वजह बताई है। उन्होंने कहा जी मेरे पे इल्ज़ामात भी लगे, कुछ कार्रवाई हुई, हंगामा रही कारसाज में जो हुई थी उस पर उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया है। उन्होंने जो ओवरऑल पार्टी के अंदर जो डिसीजंस हो रहे हैं सिंध के हवाले से, ऑब्वियसली वो सेक्रेटरी जनरल से वहाँ पर हैं तो वहाँ पर देखना होगा उन्होंने किस तरह से पार्टी चलती है, उस पर उनको लगा था एतमाद नहीं है, वो खुश नहीं थे, इस बात पर दिया उन्होंने इस्तीफा। तो क्या ये रिजर्वेशन दूर नहीं करनी चाहिए? अबू ज़र वो खुद लीडर है, उन्होंने दूर करनी है। अब घर का वालिद जो है वो बच्चे जो है वो अगर नाराज हो गए हैं या बच्चे लड़ पड़े हैं तो वो मायूस होकर बैठ जाए कि अब मेरा घर से कोई ताल्लुक नहीं है। भाई बात है कि आप लीडर हो, आप वजीर रहे हो, आप पार्टी के बेनिफिशियरी हो, लेकिन इनके ऊपर भी तो लीडर है ना, वो तो उनसे एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं ना कि वो भी कुछ डिसीजन लेंगे, वो चाहे शहबाज शरीफ है, मरियम साहबा हैं या बाहर बैठे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं। पार्टी लीडर्स तो वही है ना। आप ठीक कह रहे हैं, शहबाज शरीफ जा रहे हैं कराची, लेकिन शहबाज शरीफ का इससे कोई ताल्लुक नहीं था। शहबाज शरीफ ने तो जाके कारकुनों को उकसाया नहीं था कि मुफ्ता के खिलाफ जो है एहतजाज करो और तोड़फोड़ करो, उसमें शहबाज का रोल कोई नहीं था। इनको चाहिए था कि शहबाज शरीफ से डिस्कस करते हैं, लेकिन इतनी मायूसी क्या है कि वो जो है रिजाइन दे के चले गए। अब नजर ये आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को और क़यादत को नजर आ रहा है कि मियां नवाज शरीफ जो फौज पाकिस्तान के खिलाफ तनकीद कर रहे हैं और वो जो एक तसादुम की राह अपना रहे हैं। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि इसकी आड़ में असल रीजन ये है जो एग्रेशन नून लीग शो कर रही है, उन्होंने पार्टी छोड़ने को मतलब पार्टी ओहदा छोड़ने को प्रेफरेंस दी है। असल रीजन ये पार्टी ओहदा छोड़ने को प्रेफरेंस दी, बल्कि उनकी नज़दीक पार्टी ओहदों की अब इंपॉर्टेंस क्यों नहीं रही, क्योंकि नवाज शरीफ जो है वो मुसलसल फौज पे तनकीद कर रहे हैं, तसादुम कर रहे हैं और इसमें इस वजह से उन्हें नजर आ रहा है कि आइंदा पार्टी जो है इक़्तिदार में नहीं आएगी। इस लेवल पे आप इनको लेके जा रहे हैं मुफ्ती इस्माइल को, ये मतलब ये वैसे ही ये तो इलेक्शन से करीब जाके भी छोड़ सकते थे, लेकिन ये जो स्पेसिफिक इशू उन्होंने कहा है कि मेरे खिलाफ एक साजिश हुई, उसमें मियां शहबाज शरीफ साहब ने जो कमेटी बनाई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है, पार्टी से उन्होंने इस्तीफा कहा है कि जी मुझे इज्जत नहीं दी गई है इसलिए मैं जा रहा हूँ, यानी कि मेरे खिलाफ जो काम हुआ नाराज हो गए। अब ऐसा नहीं है कि पार्टी को कल इक़्तिदार मिलने वाला था, इक़्तिदार नहीं मिल रहा तो मुफ्ती इस्माइल चले गए। पार्टी को मुफ्ती इस्माइल को और कारकुनों को नजर आ रहा है कि पार्टी की जो पॉलिसी है तसादुम की, उसकी वजह से ठीक है, आपके मुताबिक ये रीजन है बैक एंड पर, एक अमूमी आपके मुताबिक ये बैक एंड पर रीजन है। लेकिन आज शहबाज शरीफ साहब जो है वो कराची जा रहे हैं और कराची जब वो जा रहे हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल के तहत क्या कहेंगे आप इस पर? ये भी कहा जा रहा है वहाँ पर कि वो पीर पगारा से मुलाकात भी करेंगे, ऑब्वियसली अपने लोगों से भी मिलेंगे, मना लेंगे इनको। अच्छा, अब देखिए तो पीर पगारा से मुलाकात जो है, पीर पगारा का मतलब है कि पीर पगारा जो है वो गवर्नमेंट के अलाई है और फौज पाकिस्तान के लिए वो बहुत एहतराम रखते हैं। अच्छा, आज नहीं, वो 28 को जा रहे हैं, जलसे से एक दिन पहले जब जलसे से एक दिन पहले वो पीर पगारा से मुलाकात का मतलब भी ये है कि शहबाज शरीफ जो है वो नवाज शरीफ की जो फौज से तसादुम की पॉलिसी है उससे बरक्स फौज के दोस्तों के साथ जो है वो एक मोहब्बत का इजहार करने जा रहे हैं, उनसे मुलाकात करने जा रहे हैं। तो ये एक पार्टी के अंदर एक कशमकश है और पार्टी को नजर आ रहा है कि अगला इक़्तिदार उनको नहीं मिलेगा और अगर इक़्तिदार ना मिला तो पार्टी की लीडरशिप भाग जाएगी, पार्टी के जो अरकान असेंबली हैं, टिकट होल्डर है, जो इलेक्टेबल हैं, वो पार्टी के छोड़ जाएंगे और पार्टी जो है वो वीक हो जाएगी, खत्म हो जाएगी या कमजोर हो जाएगी। उस जो डिजास्टर है उस सूरत हाल को आपको लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में नून लीग जो है आगे आपको सीनियर नजर नहीं आ रही, इसलिए लोग जो है वो थोड़ा सा इधर उधर हो गए और शहबाज शरीफ साहब जो है वो रास्ता बना रहे हैं कुछ मामला का, वही बात जो कि ऑलरेडी उनका स्टांस है भी। तो फिर जो अब शहबाज शरीफ साहब मेन फोकस उनका 29 का जलसा है, आपको लग रहा है ये जो मुफ्ती इस्माइल का इस्तीफा है, ओवरऑल जो सिचुएशन है, जो पॉलिसी है, उसकी वजह से 29 अगस्त के जो जलसे को कुछ फर्क पड़ने वाला है, कोई इशू बनेगा? 29 का जलसा जो है वो खुद जो है पीडीएम ने ऐलान नहीं किया कि हम जो है वो इमरान खान की हुकूमत खत्म करने जा रहे हैं या इमरान खान की हुकूमत खत्म हो जाएगी। जलसे का कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव नहीं है, जलसा तो सिर्फ एक अवाम को मोबिलाइज करने का नाम है और अवाम एक एक्टिविटी का नाम है जो थोड़ा बहुत प्रेशर भी होगा इमरान खान पर, लेकिन वो जलसा खुद जलसा करने वालों ने ऐलान नहीं किया कि हम इमरान खान को हुकूमत से हटा देंगे, बल्कि मरीम नवाज ने तो ये बयान दे चुकी हैं कि हम इमरान खान को 5 साल पूरे करने देंगे। और जो है वो शहबाज शरीफ ने भी ऐलान नहीं किया कि इमरान खान इस्तीफा दे दें और फौरी तौर पर गवर्नमेंट से हम अलग कर देंगे। अब तो कोई ये बात कर ही नहीं रहा। तो अभी जलसे का कोई बहुत बड़ा पर्पस नहीं है, जलसा भी कोई
कोई एक बहुत आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा पावर शो कर सकेंगे, खास तौर पर जब पीडीएम की एक बड़ी प्रोमिनेंट पार्टी जो सिंध से जिसकी हुकूमत भी है, पीपल्स पार्टी, वो शामिल नहीं है, तो आपको लग रहा है कि कोई बड़ा पावर शो हो सकेगा? देखो पावर शो बड़ा, जो जब पीपल्स पार्टी साथ भी थी तो कोई बहुत बड़ा पावर शो इन्होंने नहीं किया था। बड़े बड़े जलसे तो हुए हैं ना, ऐसी बात जलसे बहुत बड़े हुए हैं, जलसे बिलाशुबा बहुत बड़े हुए हैं, उसमें वोट बैंक भी इनके साथ है, लेकिन पावर शो का मतलब होता है कि स्टेट के पूरे स्ट्रक्चर को परेशानी बन जाए, के लिए परेशानी बन जाए, स्टेट के स्ट्रक्चर को आप धमकी ये आ कह रहे जाए, हैं कि ऐसा स्टेट का स्ट्रक्चर हिल कोई जाए। जलसा नहीं हुआ पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जो स्टेट के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी की बात बन मतलब कोई ऐसा बड़ा जलसा नहीं होगा तो फिर रोकने की जो कोशिश क्यों हुकूमत कर रही को थी गवर्नमेंट? फौरी तौर पर गिराने का। अंजुम साहब, आई वुड डिसएग्री विद यू। फिर रोकने की कोशिश क्यों कर रही थी? आपको वो कंटेनर्स याद होंगे, मुल्तान के जलसे याद होंगे, गुजरांवाला का जलसा याद होगा, कैसे रोकने की कोशिश की गई थी कि वहीं पर लीडर्स को जो है वो खिताब करना पड़ गया क्योंकि पंडाल तक जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। स्टेट परेशान थी और ठीक ठाक नजर आ रहा था। रोकने की कोशिश जिस तरह से की जा रही थी, मुल्तान में जो हुआ वो सबके सामने, एक घंटा घर पर जलसा करना पड़ा कि आप वहां पहुंच ही नहीं पा रहे थे, हर तरह से गिरफ्तारियां शुरू कर दी थी, तो स्टेट अच्छी खासी परेशान तो थी। मैंने तो ये खुद कवरेज भी किया है, देखा भी है। केवल मैंने ये नहीं कहा कि जब पीडीएम ने जलसों का आगाज किया था तो पीडीएम जो है वो एक थ्रेट नहीं थी इमरान खान के लिए। जब पीडीएम शुरू हुई थी तो जलसे जब शुरू हुए थे ऐसे लग रहा था कि जलसे तो इमरान खान की हुकूमत को बहा कर ले जाएंगे। मैं आज की बात कर रहा हूं, नतीजा नहीं निकल सका इज समथिंग। नतीजा नहीं निकल से हुआ ये कि जब इन्होंने लाहौर का जलसा अनाउंस किया तो लाहौर में ऐसा लगता था कि कोई 3-4 लाख लोग जो है डेट भी दे दी थी मरीम साहिबा की, लेकिन लाहौर में लोग सड़कों पर नहीं आए। बिल्कुल, और उस वजह से सब नतीजा निकला तो सही, पीडीएम टूट गई ना। ये जो शुरू से डिस्कस कर रहे थे तमाम एनालिस्ट कि पीडीएम नहीं रहनी है, पीपल्स पार्टी नून लीग नहीं चल सकेंगे, वो टूट गई। वो दिसंबर के बाद जो शेख रशीद साहब पेश गोई करते थे, वो दिसंबर के बाद ये हुआ ना कि पीडीएम टूट गई, हुकूमत वहीं की वहीं है। इसलिए टूटी कि लाहौर जो है वो मुस्लिम लीग नून का गढ़ था और पीपल्स पार्टी समेत सारी जमातों को और इवन इमरान खान को भी खतरा था कि लाहौर में 4-5 लाख लोग सड़कों पे आ गए तो इम्पैक्ट पड़ेगा। बहुत बड़ा लेकिन ऐसा हुआ नहीं, एक थ्रेट होगा, तो थ्रेट नहीं आया। अब पीडीएम जो है वो कमजोर हो गई। मैं आज की बात कर रहा हूं, आज पीडीएम इस पोजीशन में नहीं है कि वो थ्रेट बने इमरान खान के लिए। हाँ, इमरान खान को परेशान कर सकती है। देखिए एक बड़ा जलसा जो है वो इमरान खान का फोकस जो अभी वो सोच रहे हैं कि वो इकोनॉमिक्स पे देंगे, वो एजुकेशन पे देंगे, वो देंगे, वो फोकस थोड़ा हट जाएगा। और ठीक है, आपको लग रहा है थोड़ा रूटीन की जलसा होगा, तहरीक का आगाज होगा और ये आगे चल के देखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या होता है। लेकिन आपने जिक्र किया पीपल्स पार्टी का, बिलावल भुट्टो साहब का, वो पंजाब के दौरे करने लगे हैं, वहीं पर जहाँ पे पीडीएम सिंध जा रही है, बिलावल भुट्टो साहब पंजाब आ रहे हैं। और पंजाब में आप पहले भी कह चुके हैं कि पंजाब में उनका फोकस साउथ पंजाब होगा, जहां से वो कुछ इलेक्टेबल्स को लेना चाहेंगे आइंदा इलेक्शन के लिए। आपको क्या लग रहा है इसका इम्पैक्ट और जो वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं इस टाइम? देखिए अगर अगली हुकूमत जो है वो श्योर है कि उसमें नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं बनेगी और नवाज शरीफ हुकूमत में नहीं आ सकते, तो इसका मतलब यह है कि मैदान में तो सिर्फ 2 पार्टियां रह जाएंगी, एक इमरान खान और एक बिलावल भुट्टो। तो बिलावल भुट्टो के इम्कानात पैदा हो जाएंगे कि वो पाकिस्तान के अगले वजीर आज़म बने। वो बनते हैं, इमरान खान बनते हैं या वो बनते हैं, तो 2 ही कैंडिडेट रह जाएंगे। तो अब इस सूरत हाल के अंदर बिलावल एक्टिव हुए हैं, बिलावल को नजर आ रहा है कि अगले प्राइम मिनिस्टर वो बन सकते हैं और अगले प्राइम मिनिस्टर वो यकीनन बन सकते हैं, इसलिए कि सिंध के अंदर उनकी पोजीशन बहुत मजबूत है। सिंध में वो अगर 50-55 सीटें ले लें और लाहौर और पंजाब की सीटें हैं 147 में से अगर वो 50 सीटें ले जाए, जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इलेक्टेबल को इकट्ठा करके और जो मुस्लिम लीग नून के जो मायूस लोग होंगे उनको इकट्ठा करके और इमरान खान के जो नाराज लोग होंगे उनको इकट्ठा करके अगर 50 सीटें वो ले लेते हैं तो उनकी सीटें जो है 100-125 बन जाएंगी। ये तो आने वाला वक्त बताएगा ना अगले इंतखाबात में किस तरह से सीट डिविजन्स होती हैं और किसकी हुकूमत बनती है। गवर्नमेंट फॉर्म अप करने के लिए अवाम की सपोर्ट जरूरत है, तो वो अवाम किसको सपोर्ट करती है ये तो आने वाले इलेक्शन में पता लगेगा। लेकिन फिलहाल एक और चीज़ हुई है जिस पर आपका कॉमेंट चाहिए। वफाकी काबीना ने सेनेट और कौमी और सूबाई असम्बलियों से हल्फ लेने का टाइम फ्रेम मुकर्रर करने का ऑर्डिनेंस जो है वो जारी कर दिया है। 60 डेज के अंदर अंदर हल्फ लेना होगा, अदरवाइज आप डी सीट कंसिडर होंगे, यानी कि आपकी सीट के ऊपर दोबारा इंतखाब हो सकता है, वो खाली सीट। और स्पेसिफिकली अंजुम साहब इसमें क्योंकि इसहाक डार साहब अभी तक हल्फ नहीं ले चुके हैं और चौधरी निसार साहब ने तो ले लिया है, तो ये कहा जा रहा है कि इसहाक डार साहब टारगेट है इसका और इसके बाद शौकत तरीन साहब को उनकी जगह पे सेनेटर बनाना है। देखिए मुझे एतराज सबसे इस पे ये है कि एक कानून साज इलेक्टेड आदमी को नाअहल करार देने के लिए आप एक कानून बना रहे हैं और वो कानून साज असेंबली से नहीं बनवा रहे हैं बल्कि ऑर्डिनेंस के जरिए ला रहे हैं, एड हॉक ला रहे हैं। क्या जबरदस्त बात की आपने, रिगार्डलेस ऑफ एनी पार्टी
कि कौन किसका कहाँ फायदा उठा लेगा, लेकिन आपने बहुत जबरदस्त बात एक कानून साज को हटाने के लिए कानून साज असेंबली से कानून साजी ना करवाना, ये एक फाउल प्ले है, ये एक रॉन्ग प्ले है। इमरान खान अपनी साख और अपनी इज्जत में कमी करेंगे कि अगर वो कानून साज लोगों को, इलेक्टेड लोगों को, जो असेंबलियों के मेंबर हैं, उनको हटाने के लिए एक ऐसा कानून लाएं जो असेंबलियां मंजूर ना करें, बल्कि एक एडहॉक ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस ला रही है हर चीज के हवाले से, जो भी करना होता है वो ऑर्डिनेंस आ जाता है। असेंबलियां पाकिस्तान में मौजूद हैं तो सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए आप असेंबलियों को डिसॉल्व करने के लिए, असेंबलियों के अरकान को हटाने के लिए अगर कानून साजी, देखिए आइडली आप बात ठीक कर रहे हैं, ऑर्डिनेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन जो ऑर्डिनेंस में इस वक्त टारगेट है, जो इशू बना हुआ है वो ये है कि जी इसके जरिए 60 दिन बाद हल्फ लेने वाला खत्म हो जाएगा, वो अब रुकनीत उसकी खत्म हो जाएगी। अब देखिए इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? एक तो इनकी रिक्वायरमेंट ये है कि ये शौकत तरीन को अपना एक मेन स्टार के तौर पर इमरान खान खड़ा कर रहे हैं। इमरान खान टोटल फेल्योर हो गया था तमाम शोबों में और फाइनेंस में भी, लेकिन शौकत तरीन के आने के बाद ऐसा लगा है कि फेल्योर नहीं हुआ और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो चलने लगी है, लेकिन उभरी नहीं है, तरक्की नहीं कर रही, लेकिन यह कि वो बर्बाद नहीं हो रही। वो स्लाइड से रुक गई है, थोड़ी सी ब्रेक स्लाइड से रुक गई है, ब्रेक आई है, बेहतरी आई है। तो शौकत तरीन इनका स्टार है, उस स्टार को कायम रखने के लिए अगर वो सेनेट के मेंबर ना बने या कौमी असेंबली के मेंबर ना बने तो पाकिस्तान के वजीर नहीं रह सकते, वजीर खजाना नहीं रह सकते। तो अगर वो इलेक्ट ना हुए तो उन्हें फिर इस ओहदे से हटाना पड़ेगा। तो अपने स्टार को कायम रखने के लिए शौकत तरीन को जो है वो वजीर जारी रखने के लिए उनको जो है वो उस सेनेट का मेंबर बनवाना था या कौमी असेंबली का मेंबर बनवाना था, उसके लिए तैयार कर दिया प्लेटफॉर्म, ऑर्डिनेंस आ गया और ये उसके जरिए एक आसान तरीका ढूंढा इन्होंने कि एक फाउल प्ले करेंगे, सदारती ऑर्डिनेंस ले आएंगे और फौरी तौर पे जो है वो इस हकदार को हटा के शौकत तरीन को लेंगे। लेकिन इन्हें चाहिए कि अगर ये कानून साजी करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, अगर कानून साज इदारों के जरिए वो जो करना चाह रहे हैं वो बात बिल्कुल ठीक है, और टेक्निकली होना भी यही चाहिए कि 60 डेज या कोई भी टाइम फ्रेम हो जिसके अंदर अंदर हल्फ ले लेना चाहिए, ताकि वो सीट खाली ना रहे। 4-4 साल 5-5 साल गुजर जाते हैं, टाइम फ्रेम गुजर जाता है और फिर हल्फ नहीं लेते, वो सीटें वहीं की वहीं खाली पड़ी रहती है। लेकिन आपकी बात ये ठीक है, ऑर्डिनेंस के बजाय अगर असेंबली प्रॉपर तरीकाकार अपनाया जाता तो वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंजुम रशीद साहब आपका, और आपने बड़ी जबरदस्त बात की है और हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट जो है आइंदा आने वाले दिनों में ऑर्डिनेंस की बजाय अगर कानून साज असेंबली से कुछ कानून मंजूर कराए तो उसकी ज्यादा इम्पैक्ट तो देर पा भी होगा। एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। और रात के बड़ी ज़बरदस्त खबर पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए और सब के लिए इसी ज़बरदस्त खबर की वजह ये थी कि पाकिस्तान की क्या ज़बरदस्त बॉलिंग और बेहतरीन बॉलिंग की पाकिस्तान के तमाम प्लेयर्स ने, और ख़ासकर शाहीन अफरीदी जो कि स्टार हैं, तो मेरा ख्याल है वाकई पाकिस्तान एक बेहतरीन मैच जीता है। अच्छा जी, इस सीरीज़ को जीतने के बाद फवाद आलम और शाहीन शाह अफरीदी के बारे में बड़ी बात हो रही है और बड़ी उनकी तारीफ भी हो रही है, लेकिन मैं आपकी भी तारीफ करूंगी। आपने कहा था उम्मीद नहीं छोड़नी, हम जीत जाएंगे, हमने अच्छा खेला था फर्स्ट मैच में, तो चलें ये क्रेडिट को डेफिनेटली ड्यू भी है और देना भी चाहिए। बड़ा एग्रेसिव खेला पाकिस्तान, मतलब स्ट्रेटजी बड़ी अच्छी रही है, स्ट्रेटजी अच्छी रही जी। और इस पर हम बात करेंगे, स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल सत्तार हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हाशमी साहब वक्त देने के लिए। 2 मैचेस की ये टेस्ट सीरीज थी जो पाकिस्तान ने जीत ली, बराबर कर लिया ना, एक पाकिस्तान ने जीत लिया और एक हार गए, लेकिन परफॉर्मेंस पाकिस्तान की कैसी रही और आपने इसको ओवरऑल कैसा देखा, जरा बताइएगा। देखें, पाकिस्तान के बारे में यही कहा जाता है हमेशा कि ये ऐसी टीम है जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, ये कहीं भी कुछ भी कर सकती है। आप इस टेस्ट मैच का आगाज देखें तो आप देखें कि हमारे 3 खिलाड़ी 2 रन पर आउट हो चुके थे, और उसके बाद फिर आप देखें कि बाबर आजम टिके हैं और फवाद आलम जो गुज़श्ता 10 सालों के बाद यानी उनको कैप दी गई टेस्ट की और बुलाया गया, उनको 10 साल तक उस बंदे के साथ जुल्म ज़्यादती की गई, और अब आप देखें कि उन्होंने ये 5वीं सेंचुरी जो है वो बनाई है और पाकिस्तान का मैच बनाया है। तो उसके बाद फिर ये एक दिन बारिश का आ गया, और बारिश के बाद फिर पाकिस्तानी बॉलिंग जो है वो उसको वो क्लिक हुई। तो इसमें आप देखें कि शाहीन अफरीदी ने बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले किया है, और वो 2 टेस्ट मैचों में उन्होंने 18 विकेटें ली हैं, और इससे पहले ये रिकॉर्ड जो है वो हमारे आसिफ के पास था, मोहम्मद आसिफ के पास और मोहम्मद अब्बास के पास, लेकिन इन दोनों ने 17 विकेटें ली हुई थी, शाहीन की 18 विकेटें हैं। तो ये बड़ी एक कामयाबी है, और आप देख लें कि हमने वही किया
जो दुनिया कहती है कि हम कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। डेफिनेटली। तो हाशमी साहब, चूंकि आपने कहा कि शाहीन अफरीदी ने बॉलिंग बड़ी अच्छी की, पाकिस्तान अच्छा खेल गया और बाकी प्लेयर्स ने भी साथ दिया, जो कप्तानी है बाबर आजम की उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि जो डिसाइडिंग फैक्टर था वो पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स थी कि आपने 6+ की एवरेज से स्कोर बनाया और 30 ओवरों के करीब 176 रन बनाकर पाकिस्तान ने, मतलब कुछ कम ओवर्स में पाकिस्तान 176 रन बनाए और 6+ की एवरेज से पाकिस्तान स्कोर किया और टारगेट दिया फिर वेस्ट इंडीज को। ऐसा लग रहा था वनडे की एग्रेशन के साथ ये जो स्ट्रेटेजी थी कैसी रही? देखें, ये जो बाबर आजम की कप्तानी है ना, ये निखर रही है आहिस्ता आहिस्ता। इस मैच में भी और इससे पिछले मैच में भी उन्होंने बॉलिंग चेंजेस बहुत अच्छी की हैं और उन्होंने मतलब बहुत शानदार कप्तानी दिखाई है। ये वक्त के साथ साथ और डेवलपमेंट आएगी, लेकिन ये कि बाबर आजम एक अच्छे कप्तान के तौर पर सामने आए हैं और उनकी जो मूव्स थी इसके अंदर वो बहुत शानदार थी और ये क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने ये टेस्ट सीरीज। और आपको मैं बताता जाऊं कि ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ मुसलसल यानी 7 सीरीज हो चुकी हैं जिसमें हमें डिफीट नहीं हुई। और अगर हमें ये डिफीट हो जाती तो डिफीट हो जाती तो फिर हम यानी बहुत मुश्किल होती है हमारे लिए। 7 मुसलसल सीरीज हैं जिसमें हम वेस्ट इंडीज से हारे नहीं है। बिल्कुल हाँ, बराबर हो गई या जैसे जीत गए, लेकिन हारे नहीं है, ये बात एक अच्छी है। अच्छा, अब ये बताइएगा, ये भी बता दूं, सॉरी, जी कि हम लोग जो है ना वो 9 खिलाड़ियों से खेल रहे हैं। मतलब ओपनर्स तो हमारे काम ही नहीं कर रहे, तो 2 विकेट निकाल देना, तो 9 प्लेयर्स के साथ अक्सर ओपनर्स का मसला हमारा बड़ा पहले से चला आ रहा है और ये सिर्फ टेस्ट सीरीज की बात नहीं है सर। आप देखें, T20 में देख लें, आप वनडे में खास तौर पर देख लें, हमारे ओपनर्स नहीं टिक पाते हैं। 15 सालों से सर ये मसला है। हमें भी एक मोहसिन हसन खान और मुदस्सर नजर चाहिए, हमें भी एक माजिद खान और सादिक मोहम्मद चाहिए, हमें भी एक सईद अनवर और आमिर सुहेल चाहिए। वो नहीं मिल रहा, हमारे पास नहीं है। आप देखें, इसमें इमरान भट्ट का फुटवर्क ही नहीं है, पता नहीं किसने इसको ऊपर के तौर पर सिलेक्ट कर लिया है। देख लें, आप पिछले सीरीज उठाकर देख लें और आबदल की भी देख लें, सिर्फ जिम्बाब्वे के खिलाफ एक डबल सैकड़ा था उसका और उसके अलावा तो उसके पल्ले कुछ है ही नहीं। ट्रू, बिल्कुल सही आपने कहा कि ओपनिंग की जोड़ी का मसला है। तो हाशमी साहब, अक्सर जब जीत होती है ना तो फिर एंडिंग नोट पे जीत हो गई तो कमियां जो है उस पर डिस्कस नहीं किया जाता। पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने अच्छा खेला था, मतलब आप 1 विकेट से हारे, 168 को भी आपने रोक के रखा, फील्डिंग खराब थी। आप इस सीरीज में प्लस पॉइंट्स तो हमें नजर आ रहे हैं, शाहीन अफरीदी हैं, दीगर प्लेयर्स हैं, फवाद आलम है, नेगेटिविटीज क्या है? इमरान भट्ट का तो जिक्र कर लिया है, पॉलिसी में, स्ट्रेटेजी में। नेगेटिविटी में 2-3 चीजें हैं। एक तो ओपनर्स का बड़ा मसला है और एक वन डाउन का भी बड़ा मसला है। आप अजहर अली को देखें, मुसलसल नाकाम हो रहे हैं और उनकी नाकामी की वजह उनके पाँव की इंजरी है। मतलब इंजमाम अल हक भी कहते हैं कि एक दफा मुझे इंजरी हो गई थी और उसके बाद मेरे रन्स बनाना मेरे लिए मुश्किल थी। तो अगर मतलब एक मुस्तकिल जख्मी को आपने टीम के साथ रखा हुआ है, आप उसको रेस्ट दे दें, आप उनको कहीं और भेज दें, मतलब रिप्लेस तो करें ना। पहले 3 प्लेयर्स हमारे जो है ना वो 2, 4, 5 स्कोर पे आउट हो जाते हैं, ये एक बड़ा नेगेटिव है। बिल्कुल सही। और दूसरा ये यासर शाह जो था वो हमारे ने क्लिक किया, तो आप अब देखें नुमान को आपने रिप्लेस किया, उन्होंने 3 विकेटें ली हैं, तो ये रिप्लेसमेंट जारी रहनी चाहिए। बिल्कुल सही। टीम सिलेक्शन बड़ी मैटर करती है और टीम मैनेजमेंट बड़ी मैटर करती है। वो कप्तान के साथ साथ पीसीबी मैनेजमेंट के ऊपर भी आती है। और 2 दिन से जहां आज तो सोशल मीडिया के ऊपर विक्ट्री सेलिब्रेशंस चल रही हैं, प्लेयर्स को दाद भी दी जा रही है, लोग ट्वीट्स कर करके कंग्रेचुलेट कर रहे हैं और अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। वहीं पर 2 दिन से हम देख रहे थे एक टॉप ट्रेंड चल रहा था रमीज राजा के नाम से, और उन्हें मुबारकबादें भी मिलना शुरू हो गई थी कि जी आप नए चेयरमैन बीसीबी होंगे। लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड डिसीजन सामने आया और एक्सटेंशन मिल गई एहसान मानी साहब को 1 साल की। नहीं, देखें, ये अनएक्सपेक्टेड नहीं था। मतलब गवर्नमेंट लेवल पर कहीं से भी ये कोई खबर नहीं थी कि रमीज राजा को मतलब चेंज किया जा रहा है। मेरे ख्याल में मुलाकात तो राजा ना इसलिए साथ बुलाया था, इसलिए साथ बुलाया था ताकि उससे मशावरत की जा सके। एहसान मानी साहब को 1 साल की एक्सटेंशन दी गई है। और वैसे भी मैं आपको बताऊं कि रमीज राजा जो है वो मुतनाज़ा थे, उसके बारे में लोगों की राय मुख्तलिफ थी। मसलन आप उनकी लड़ाई देखें, वो जो हमारे मोहम्मद यूसुफ थे, पिछले साल एक टीवी टॉक शो में एक दूसरों के साथ इन्होंने बहुत तलख कलामी की। और अब देखें उस सूरत में अगर ये रमीज राजा साहब जो हैं वो हेड ऑफ द बन जाते तो उधर मोहम्मद यूसुफ जो हैं वो कोच बने बैठे थे, तो इनकी कैसे बन आती। इसके अलावा मोहम्मद हफीज के बारे में बात हो रही थी, शोएब मलिक की बात हो रही थी, मोहम्मद आमिर कह रहे थे कि टीम में नजर ही नहीं आएंगे।
और वैसे भी आप देखें रमीज राजा कोई इतने अच्छे क्रिकेटर तो नहीं थे, मतलब उनका कोई रिकॉर्ड देख लें कि 2 सेंचुरियां सारी, और उनकी सेंस ऑफ क्रिकेट भी इतनी ज्यादा नहीं है। ठीक है, वो अच्छी इंग्लिश लोग तो बोलते बड़ी हैं, तारीफ कर रहे थे, लोग तो बड़ा खुश हो रहे थे कि अगर वो आ जाएंगे। ये सोशल मीडिया पे ट्रेंड है, आप चला ले, मैं चला लूं, कोई भी चला ले। लेकिन अब आपको क्या लगता है, देखें अब जो कि अब एहसान मानी साहब को एक्सटेंशन मिल गई 1 साल की, अब रमीज राजा साहब तो चलो हो गए, नहीं ऑप्शन ही नहीं थी आपके मुताबिक। अब एहसान मानी साहब से जो एक्सपेक्टेशन थी इमरान खान साहब को, जब वो वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने कहा एहसान मानी क्रिकेट को आगे लेके जाएंगे। आपको लग रहा है अभी 2 सालों में कैसा उन्होंने फैसला चलाया और आगे क्या प्लान बना रहा है? अभी सर पता क्या है, ये जो चेयरमैन का होता है ना, ये एक इंतजामी होता है। इन्होंने क्रिकेट बोर्ड को चलाना है, क्रिकेट टीम को नहीं चलाना। क्रिकेट टीम को चलाने के लिए और लोग हैं, ये क्रिकेट बोर्ड को इन्फ्लुएंस तो आता है ना सर। अच्छा, आप कहते हैं कि पीसीबी के चेयरमैन का इन्फ्लुएंस जो है नहीं होगा टीम की सिलेक्शन में या टीम के नहीं, पॉलिसी होता है लेकिन उसकी सिलेक्शन पे नहीं होता। ठीक है, पीसीबी के में पाकिस्तान की टीम की सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल पॉलिसी जिस तरह से बोर्ड की डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, जो टीम्स बनती हैं, बताता हूं ना फिर आगे बढ़ते हुए आपने जो पॉलिसी बनानी जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट को पाकिस्तान लेकर आए, ये एक बड़ा उनका क्रेडिट है। पाकिस्तान के ग्राउंड आबाद किए उन्होंने, ये एक बड़ी बात है। अब आप और इस तरह की देखें ना, जो जहाँ ओवरऑल बात करें, मतलब टीम की सिलेक्शन या टीम की कारकर्दगी जो है, इसकी जिम्मेदारी कोचेस पर आती है, इसकी जिम्मेदारी वो जो हाई फाइनेंस परफॉर्मेंस सेंटर बनाया गया उस पर आती है। बिल्कुल सही, वो लोग रिस्पॉन्सिबल है। आप ये समझते हैं कि ये अच्छा डिसीजन हुआ जो 1 साल की तौसीह मिल गई उनकी जी बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि वो पिछले 3 सालों से काम कर रहे थे, तो चौथा साल भी उनको दे देना चाहिए। नया बंदा आता, नई पॉलिसीज आती, वर्ल्ड कप हमारे सर पर खड़ा है और टीम हमारी जो है वो अभी तक उस तरह की नहीं हो सकी, मतलब एवरेज टीम है हमारी, कोई इतनी अच्छी नहीं है, तो इसको थोड़ा वक्त मिलना चाहिए। अब बाबर जब आए थे तो शुरू में कमजोर कप्तान थे, लेकिन आप देखें कुछ ही वक्त मिला तो वो खुलकर सामने आए और अच्छी बात के सामने आ रही है। तो इसी तरह इस कंटिन्यूटी होनी चाहिए और उसी को फॉलो किया गया। बहुत शुक्रिया। ठीक है कि वर्ल्ड कप भी आ रहा है, T20 पॉलिसीज जो ऐसा चेंज नहीं करनी चाहिए थी। अब्दुल सत्तार हाशमी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी जबरदस्त बात की है कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए आने वाले बड़े इवेंट्स में। इससे पहले इतने बड़े चेंजेस एक्सपेक्टेड नहीं होने चाहिए, क्योंकि उससे फिर तसलसल जो है वो खराब होता है। इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमने अक्सर ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स देखे हैं, बहुत से सोशल एक्टिविस्ट देखे हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट देखे हैं, जो कि अपने लिए नहीं लोगों के लिए ज़िंदगी गुजारते हैं। और पाकिस्तान में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये कहना चाहिए कि बहुत से ऐसी बड़ी तादाद जो कि यहाँ पर खिदमत खल्क करना चाहते हैं। और ऐसी एक मिसाल हम आपसे मिलवाएंगे आज, जो कि सिंध से उनका ताल्लुक है और वो खुद भी स्टूडेंट हैं, लेकिन अभी भी वो एक स्कूल भी चला रहे हैं। बिल्कुल, सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो के वो स्टूडेंट हैं, लेकिन अपने गांव में उन्होंने एक स्कूल बनाया और कोविड के दौरान जो बच्चे बाहर फिर रहे थे उनको आइडिया आया और उन्होंने उनकी तालीम और तरबियत का जिम्मा जो है वो उठा लिया। तो कैसे ये चला रही हैं स्कूल और स्कूल बनाने का ख्याल कैसे आया, महानूर शेख हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम महानूर। वालेकुम सलाम। मानूर, ज़रा बताइएगा ये आइडिया आपको कैसे आया और अभी आपके स्कूल में माशाल्लाह 150 बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं। कौन सा एरिया है ये, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताइएगा इस आइडिया के। ये एरिया जो है नौशहर फिरोज का है, वहाँ पे गांव का नाम है गोट मोहम्मद बच्चल महर। और इसका मुझे ये ख्याल आया कि जब मैं कोविड था तो पहले तो सारा लॉकडाउन की वजह से हम भी कहीं आ जा नहीं रहे थे, फिर जब मैं वहाँ पे जाती थी एक वीक में 1-2 दफा, तो फिर मैंने वहाँ पे देखा कि वो जो बच्चे हैं वो कब्रिस्तान में खेल रहे हैं। तो ये हमारे डिस्ट्रिक्ट का बहुत बड़ा कब्रिस्तान है और बच्चे वहाँ पे जो खेल रहे हैं, तो सिटी से जो लोग वहाँ पे फातिहा पढ़ने आते थे वो उनको खैर खिरात वगैरह देते थे। तो उन बच्चों में जो मांगने की आदत पड़ गई थी, जो भी लोग वहाँ पे अगर आते थे तो उनसे वो कहते थे कि हमें पैसे दें या हमें कोई भी चीज़ दें, मतलब उनमें एक मांगने की आदत पड़ गई। फिर मैंने सोचा कि अगर इन बच्चों को अच्छे तरह से इंगेज कर लिया जाए, इनको एक अच्छा माहौल प्रोवाइड कर लिया जाए, तो फिर मैंने अपने ही घर को जो है यूटिलाइज कर दिया कि स्कूल के पेपर सेंटर के तौर पर मैंने को यूटिलाइज करके और उन बच्चों को मैंने जबरदस्त कहा कि आप लोग, फिर मैं सब गाँव वालों के घर गए, घर गई एक घर, फिर मैंने उनको पेरेंट्स को कहा कि आप लोग अपने बच्चों को मेरे पास भेजें और मैं उनको पढ़ाऊंगी। फिर उन पेरेंट्स ने पहले तो स्टार्टिंग में 3-4 बच्चे थे, अभी माशाल्लाह से 150 बच्चे हो गए। वाह, वेरी नाइस, जबरदस्त जी। देखिए आपने स्टार्ट किया और अब 150 बच्चे को आप पढ़ा रही हैं और कितना ज़बरदस्त आप काम कर रही हैं। तो मानूर ये बताइएगा मैनेज कैसे करती हैं, क्योंकि आप खुद भी स्टूडेंट हैं और इतने ज़्यादा बच्चे हैं, अगर जो पढ़ाने होते हैं टीचर्स कुछ हायर किए हैं या वो भी आपके साथ मिलकर सिर्फ सोशल एक्टिविस्ट हैं और वो खुद ही कर रहे हैं, कुछ इसमें फाइनेंस इन्वॉल्व नहीं है, कैसे मैनेज करती हैं?
ये जो मेरी कोविड के दौरान जब लास्ट ईयर 2020 से फरवरी से कोविड स्टार्ट हुई, तो घर वालों ने मुझे जो है यूनिवर्सिटी के पैसे जो देते थे वो उन्होंने रोक नहीं लिए थे, फिर वो सारे मेरे पैसे जो हैं सेव हो रहे थे। और उसके बाद जब मैंने ये स्टार्ट किया तो मिडिल सेक्शन की जो गर्ल्स हैं, जैसे कि 7th 8th 9th की जो गर्ल्स पढ़ती हैं, तो वो पहले फर्स्ट शिफ्ट में वो पढ़ लेती हैं, उसके बाद जब हम दूसरी शिफ्ट स्टार्ट करते हैं तो वो ही लड़कियां जो है मेरी एज अ हेल्पर पर वर्क करती हैं। मैं उनको समझाती हूँ कि कैसे पढ़ाते हैं, फिर वो सारा मैं उनको टेक ओवर करती हूँ और ये हैंडल करती हूँ, फिर वो संभाल लेती हैं। मतलब वही गर्ल्स जो हैं पढ़ती भी हैं और मेरी हेल्प पे और वर्क भी करती हैं। अरे जबरदस्त, ये तो बड़ा अच्छा आइडिया कि जहाँ पर स्कूल में आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो वहीं पर टीचर्स तैयार भी कर रहे हो और फ्यूचर टीचर्स तैयार कर रहे हो। सो ये बताएं कि अकेले सारी चीज़ों को हैंडल करना या मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, ख़ासतौर पर फाइनेंसेस और फंड्स को लेकर, जहाँ हम देख रहे हैं आपकी तस्वीर के बड़ा ऐसा नहीं है कि कोई एक कमरे में बिठा के बस आपने शुरू कर दिया, प्रॉपर सिस्टम है, एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चे कर रहे होते हैं ये वो, तो हाउ डू यू मैनेज दैट? ये स्टार्टिंग जब मैंने की थी तो 10-11 मंथ पहले स्टार्ट किया था, तो स्टार्टिंग में सिंधी कम्युनिटी हॉस्टल वालों ने मुझे सोलर पैनल अरेंज करके दिया। उन्होंने स्टार्टिंग में 1-2 लोगों ने मुझे जैसे स्टेशनरी वगैरह अवेलेबल करके दी। बाकी उसके बाद जो है अभी तक मैंने अपना सारा कुछ खुद ही किया है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो लोग देते हैं फिर वो बाद में नहीं दे सकते, क्योंकि इस चीज को कंटिन्यू रखना बहुत सबके लिए डिफिकल्ट है कि हम फाइनेंस में किसी की हेल्प करें। तो घर वालों ने मुझे इतनी सपोर्ट की कि उन्होंने कहा कि आपने स्टार्ट किया है, अगर हम इसको बीच में तो नहीं छोड़ सकते। और मेरी भी सारी जो यूनिवर्सिटी के पैसे थे वो सेव हो रहे थे, अगर मुझे ज्यादा भी जरूरत पड़ रही थी तो मैंने अपने एक्सपेंसेस को कुछ मतलब कम कर लिया। जैसे कि अगर स्टेशनरी है तो उसमें से मैंने कुछ चीजें जैसे बुक्स वगैरह नर्सरी केजी को देने होते हैं तो मैंने उनको सिर्फ कॉपीज वगैरह अवेलेबल करके दी, क्योंकि बुक्स का एक्सपेंस बहुत ज्यादा हो रहा था। तो मैंने कुछ अपने एक्सपेंसेस भी कम कर लिए और घर वालों ने भी इतना सपोर्ट किया कि मैं ये सारा सिस्टम चला रही हूँ। वेरी नाइस। और हम जब पढ़ा था मैं आपके बारे में तो ये देखा हमने कि आप तो एक तो सिस्टम भी चला रही हैं, फिर SOPs को भी इंश्योर कर रही हैं, वहाँ पर हाइजीन का भी आपने बड़ा ख्याल रखा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ा ज़बरदस्त है। तो मानूर, आगे टारगेट क्या है? मतलब प्रॉपर मेन स्ट्रीम में इसको लेके चलना है या इसी तरह से आपने इसको चला रही हैं, चलाती रहेंगी, एग्ज़ाम्स वगैरह रखेंगी, क्या मैनेजमेंट करेंगी? फ्यूचर गोल्स क्या हैं आपके स्कूल को रिलेटेड? फ्यूचर गोल ये है कि अगर कोई अच्छा सा जैसे कि सेफ का इदारा है, मुझे सब लोगों ने यही सजेस्ट किया है कि सेफ में मतलब आप इनको रजिस्टर्ड करवाएं। तो अगर कोई ऐसा इदारा है जिसके क्राइटेरिया पे ये सारा मतलब उतरता है तो फिर मुझे अपने घर वालों ने भी कहा है कि हम आपको, ये जो बिल्डिंग है बहुत मतलब इसमें इतना स्पेस नहीं है कि दूसरे क्लासेस बनवा सकें। उन्होंने कहा है कि हम आपको एक प्लॉट परचेज करके दें, पर उन्होंने कहा कि हम आपको प्लॉट देंगे अगर कोई ऐसा इदारा है जो आपकी बिल्डिंग बनवाने में हेल्प करे, तो हम वहाँ पे आप बिल्डिंग बनवा के और इन बच्चों को वहाँ पे शिफ्ट कर दे। सुबह में जो वो बच्चे हैं किसी एक रजिस्टर्ड जो इदारा है जैसे सेफ हो गया या कोई और इदारा हो उसके थ्रू पढ़ सकेंगे, और शाम को जो ये अभी मेरा सिस्टम चल रहा है तो शाम को वही बच्चे मेरे पास एज अ ट्यूशन जैसे अभी ले रहे हैं तो वही बच्चे मेरे पास शाम को ही आ जाएंगे, क्योंकि अभी तो उनका कोई जैसे मंथली टेस्ट वगैरह मैं ही कंडक्ट कर रही हूँ, बस उनकी जो है उनको सर्टिफिकेट वगैरह तो कुछ भी नहीं मिल सकता, पर अगर वो एक अच्छे इदारे से रिलेटेड हो जाएंगे जहाँ पे उनको सुबह में भी मैं ही पढ़ाऊँ और शाम को भी उनको मैं पढ़ाऊं तो वो बच्चे कुछ ना कुछ जिंदगी में जरूर कर सकें। बिल्कुल सही, और ये बड़ा एक ज़बरदस्त विजन है आपका कि ये वो बच्चे हैं जिनको शायद अपना नाम भी ठीक से लेना नहीं आता, लिखना तो बहुत दूर की बात होती है, तो उन बच्चों को आप ना सिर्फ एजुकेशन दे रही हैं बल्कि तरबियत भी दे रही हैं, उनकी ग्रूमिंग कर रही हैं। अब जाहिर है एक ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पर एजुकेशन होगी और पढ़े लिखे लोग आप जैसे मौजूद होंगे तो उनकी ग्रूमिंग भी होगी और ज़िंदगियाँ तब्दील होती हैं। सो किसी से रब्ता किया है आपने, खुद कॉन्टैक्ट किया है कि किसी NGO के साथ एफिलिएट हो जाए या किसी ऐसे इदारे के साथ एफिलिएट हो जाएं जो बच्चों की एजुकेशन का बेड़ा उठा लेते हैं? नहीं, अभी तक मेरा किसी से भी राब्ता नहीं हुआ है कि ना ही कि मुझे इतना नहीं पता कि कौन कौन सी NGO हैं। बस मुझे लोग सजेस्ट करते हैं कि जैसे आप सिंध एजुकेशन फाउंडेशन सेफ में अपना इदारा रजिस्टर करवा दें, पर उसका मुझे कोई भी प्रोसेस नहीं पता कि उसको अगर मैं रजिस्टर करवाऊं तो कैसे करवाते हैं, क्या करवाते हैं, तब मुझे इन चीजों की अभी इंफॉर्मेशन नहीं है या किसी ने मुझसे राब्ता किया हो कि आप सिंध एजुकेशन में अपना इदारा रजिस्टर करवाएं। सही है। तो मानूर, आपने खुद भी कहा कि हरकत में बरकत है, तो आप भी कोशिश कीजिए, हम भी कोशिश करेंगे कि आपसे जल्द कोई राब्ता भी करे, मुज़ाकरात भी, इस हवाले से कोई मीटिंग भी आपकी हो, ताकि इस मामले में जिस तरह आप चला रही हैं स्कूल
मज़ीद बेहतर करें, मज़ीद लोगों की ज़िंदगियाँ बदलें आप, और एजुकेशन सिस्टम आपका यूँ ही चले, तो हम आपको गुड लक भी कहते हैं और इंशाल्लाह आप ये कर भी लेंगे। बिल्कुल, गुड लक मानूर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जी हमें, जो अपने से बढ़कर सोचते हैं, इर्द गिर्द के लोगों का सोचते हैं, क्योंकि ऐसे ही एज सोसाइटी हम आगे बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं और बेहतर पाकिस्तान के लिए अपना रोल प्ले। बिल्कुल, तो हम गुड लक भी कहते हैं और हम कोशिश करेंगे और ये दुआ भी करते हैं कि जल्द से जल्द ऐसा कोई रास्ता मिल भी जाए जिससे इस तरह से मज़ीद बेहतर पाकिस्तान की तरफ मज़ीद आगे स्टेप्स ले रहे हैं। आज के लिए जी वक्त खत्म हो चुका है, इंशाल्लाह कल मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।